दोस्तों और क्रूल मुरिम के तो चैप्टर सब खत्म हो गए और सो मून और हवीसो की कहानी भी वहीं तक की थी। और अब किसी और की कहानी शुरू हो रही, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कहीं पर एक तालाब और जंगल वगैरह का सीन होता है, और जहाँ पर कि एक हिरण कुछ घास खा रहा होता है और एक बंदा तीर चलाकर उसको मार देता है। और इस आवाज से तीन पंछी भी इधर उधर उड़ने लगते हैं, लेकिन वो इंसान वापस तीन तीर एक साथ में चलाता है और उन तीनों पंछियों को भी मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि चलो देखते हैं, और आज के लिए तो इतना काफ़ी होना चाहिए। और इसी के साथ में उन सभी को उठा लेता है। और वहाँ से जाते वो मन में सोचता है कि चलो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे नहीं। और उसका नाम होता है यूएलजी हो, और ये मतलब कि और ज़्यादा नया बंदा है। और इसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, और वो बोलता है क्या, और तुम चाहते हो कि मैं नेमकोंग फैमिली को देखने जाऊँ। और उसके सामने कोई बैठा होता है और वो बोलता है इतनी जल्दी अचानक से। तो सामने होता है यूएलजी सो मून, जो कि यूएलजी फैमिली क्लैन का हेड होता है। और सोमन बोलता है कि हाँ सही कहा। और आगे सोमन बोलता कि मैं तुमसे एक एहसान मांग रहा हूँ हो, और एक इस पल अभी बस तुम ही अकेले हो जो ये काम कर सकते हो। और साइड में हुईसो और योक वो दोनों बैठे होते पति पत्नी। और जो यूलजी हो होता है वो बोलता है कि मैं जाना नहीं चाहता, और मैं सबसे पहला और बड़ा बच्चा, और जो कि यूलजी फैमिली को भविष्य में लीड करेगा। और आखिर मुझे किसी अजनबी की फैमिली की क्यों मदद करनी चाहिए, और मुझे तो पता भी नहीं आखिर वो लोग है कौन। तो तभी हुईसो जो होता है वो अपना हाथ पटकते हुए बोलता है कि ओए तुम बास्टर्ड, और तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं करते हो कि ऐसे इंसान के लिए जो कि एक सिपाही बनने के लिए गया था लेकिन बाद में वापस आ गया जब तुमने अपने सुपीरियर को पीट दिया। तो वो हो कुछ बोलता नहीं है, और वहां पर नेमकोंग है चुपचाप बैठी होती है। हुईसो बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी जो मम्मी की फैमिली और तुम्हारे जो नानी की फैमिली है वो भी वहीं पर है। और तुम ऐसा बोल सकते हो कि तुम खून से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हो। तो यूएलजी हो बोलता है कि अगर तुम्हें नेमकोंग फैमिली इतनी ही पसंद है तो तुम चले जाओ ना, मैं नहीं। तो दूसरा वो हुईसो बोलता क्या कहा तुमने। और तभी वहां पर कोई आती है और बोलती है कि तुम्हारे पिताजी फैमिली के हेड है, और ये हुआन या होती है, और ये भी बुढ़ी हो चुकी होती है। वो बोलती है कि आखिर फैमिली हेड ऐसे ही कैसे जा सकता है यहाँ से, और या फिर जो बुढ़े लोग हैं यहाँ पर तुम्हारे दादाजी और दादी जी इनको जाने चाहिए क्या। तो हो बोलता है कि ग्रेट आंट, लेकिन मैं इकलौता वंशज हूँ। तो वो ग्रेट आंट बोलती तो तुम चाहते हो कि मैं रियोंग को भेजूँ जो कि अभी बस वुल्फ स्टेप सीखना शुरू कर रहा है। तो वो बोलता वेल उसके बारे में। और तभी सोमन बोलता है कि ये भले तुम्हें अनफेयर लगे लेकिन यही है, और इतने सारे लोगों में तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर ये काम और कोई नहीं कर सकता है, और तुम्हें वहां पर शांति से ही चले जाना चाहिए, समझे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात को वो और उसका छोटा भाई वहां पर बैठे होते हैं। और हो बोलता है कि ओए मैंने सुना कि तुम वुल्फ स्टेप सीख रहे हो। तो रियोंग बोलता है कि ओए, और तुम ये बोलना भी मत, और मैंने फाइनली रियलाइज कर ही लिया कि बड़े भाई आपको तो रिवर च्योन क्यों कहा जाता है, एंडलेस पेशेंस का। और जो हो होता है वो बोलता है हाँ तुम बच्चे, और वेल अभी तो तुम आसान पार्ट सीख रहे हो, असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली है। रियोंग बोलता बड़े भाई और प्लीज मजाक करना बंद करो। और तभी वो चीख इस्तेमाल करके हो जो होता है वो पूछता है कि क्या ये बात सच है। तो रियोंग बोलता आखिर कौन सी बात। हो बोलता है कि जो नेमकोंग फैमिली को हुआ था वो। और मैं पूछ रहा कि ये कोई फालतू चीज तो नहीं है ना, ऐसे झूठ जो कि पिताजी बोल रहे हो ताकि मेरे को वापस यहाँ से मतलब दूर भेज सके। और हे भगवान। और रियोंग बोलता कि वेल ये सब कुछ सच है, और 50 साल पहले जो पेचोन पैलेस का एक लीडर था ग्वान पेई, और उसकी आर्मी के जो डार्क पाथ के लोग थे वो सभी लोगों ने मुरिम पर हमला किया था, और उन दोनों की लड़ाई हुई थी मुरिम के लोगों की। और अंत में लंबी लड़ाई के बाद में ग्वान पेई हार गया था गार्डियन डेटी के हाथ से। लेकिन जो ग्वान पेई की बेटी थी, जो कि अभी तीसरी हेड बनी थी पेचोन पैलेस की, और वो गार्डियन डेटी से जीत गई, और डार्क पाथ का मुरिम वहां पर जीत चुकी थी। और भले ही वहां पर सबको हरा दिया था, और पेचोन पैलेस ने बाद में डार्क पाथ और लाइट पाथ दोनों के ही ऊपर एक बहुत बड़ा स्कार छोड़ दिया था। और उन सभी लोग जिनको चोट लगी थी, नेमगोंग फैमिली को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था। और जो नेमगोंग सेंग था वो मारे गए थे ग्वान पेई के द्वारा। और जो वंशज थे नेमगोंग गुंग जिन वो भी अपनी चोट के कारण बाद में मारे गए थे, क्योंकि हुआनिया और उसकी लड़ाई हुई थी। और मतलब कि वो नेमगोंग जिन की और हुआनिया की लड़ाई हुई थी, जब वो नेमगोंग जिन उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था जुगेयोंग को। और आगे हमें पता जाता है कि जो एक और बंदा बचा होता है वो अपने क्लैन को छोड़ के चला गया क्योंकि उसके कमजोर बॉडी के कारण। और बाद में जो अगला वंशज था और वो परिवार जो है वो दूसरे जितने भी परिवार है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे कि वो नेमकोंग फैमिली को वापस जिंदा कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार जो ऑलरेडी गिर चुका है और राख में मिल चुका है वो वापस खड़ा नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए नेमकोंग फैमिली का इसी तरह से अंत हो गया। लेकिन फिर भी भले ही 50 साल हो चुके और जो लड़ाई के जो स्कार्स है वो अभी तक हील नहीं हुए। हो बोलता है कि वही, और अगर ये तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, तुम जाते। रियोंग बोलता हाँ बिल्कुल मैं जाता। तो हो बोलता सच में। रियोंग बोलता जो दादी है वो आजकल बहुत ज्यादा उदास दिखती है। और ये सुनने के बाद में नेमगोंग फैमिली के खात्मे के बारे में, और वो भी बहुत ज्यादा उदास है। और जो ग्रेट आंट है हुआनिया वो भी खुद को ब्लेम करती कि उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन को चोट पहुंचा दी थी, और उसको ये लगता है वो इकलौती कारण है। और वेल तुम्हें कभी पता नहीं चल सकता नहीं। और अगर तुम जोंगियान के अंदर जाओ तो तुम्हें कोई बीवी भी मिल जाए। और एकदम से वो रुक जाता है।
और वो बोलता मैं माफी चाहता हूँ बड़े भाई और मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो वो बोलता छोड़ो यार, और वो मन में सोचता नेमगोंग फैमिली। हाँ, और इसी के साथ में हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। और हाँ, ये यूलजी हो की कहानी होने वाली है जिसमें कि नेमगोंग फैमिली को वापस जिंदा करने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ में, और ये कहानी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी वाला सीन है, इसलिए मुझे इसकी कहानी ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दूसरे दिन जो यौन होती है वो बोलती है कि तो तुमने जाना डिसाइड कर लिया है। यूलजी हो बोलता है कि हाँ, और मेरे से और है भी तो नहीं कोई यहाँ पर, तो मुझे जाना ही होगा। हवान ये बोलती है कि चलो ये रख लो, और एक तलवार देती है अपनी। और आगे वो बोलती है कि ये जो हथियार है रिप्रेजेंट करेगा आखिर तुम कौन हो, और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती तलवार है, भले ये कैसी भी दिखे, और तुम इसको पॉकेट मनी के लिए बेच मत देना। यूलजी हो बोलता आंटी आप बहुत ज़्यादा मजाक करती हो यार। और तभी वहाँ पर नेमगोंग हे बोलती है और दो किताब लाते हुए बोलते हैं कि ये भी अपने साथ में लेते जाना। और इनमें से एक नेमगोंग फैमिली की फाउंडेशन है अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट, और दूसरी तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की किताब है, और जो कि तुम्हारे मम्मी के साइड के फैमिली की है। और इसी के साथ में योन बोलते कि ये कुछ खाना वगैरह है एलजी फैमिली के द्वारा बनाया गया, और पक्का करना कि तुम अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को भी मिलने जाओ रास्ते में, समझे। और यूलजी हो बोलता है कि ठीक है मम्मी। और वहाँ पर सोमन बोलता है कि चलो मैं और तुम्हारे पिताजी भी उन सड़कों से गए हैं, और तुम्हें थोड़ी बहुत मुसीबतें देखनी पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज़ के साथ में तुम ये सब कुछ पूरा कर ही पाओगे। तो यूलजी हो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया वो। और इसी के साथ में यूलजी हो बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, और आप सभी लोगों के दिन एकदम अच्छे जाए और शांति से, और आप हेल्दी रहे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं और का सीन, जहाँ पर कि एक पहाड़ के ऊपर जो रियोंग होता है वो कहीं चल रहा होता है, और उसके पीठ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, और उसको आवाज आती है रियोंग। रियोंग जब पीछे मुड़ता है तो यूलजी हो एकदम से उसके पास से होते हुए भागता है। रियोंग बोलता है क्या आप जा रहे हो बड़े भाई। यूलजी हो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तो तुम यूलजी फैमिली के इकलौते रखवाले हो, और चलो, और मैं जाने से पहले तुम्हें एक प्रेजेंट देता हूँ। तो यूलजी रियोंग बोलता है कि आखिर प्रेजेंट। और तभी वो बोलता है बड़े भाई रुको, और एक मिनट रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बहुत बड़ा सा ईगल आता है, और वो उसके सारे पत्थरों को गिरा देता है। यूलजी हो बोलता है कि ओए, और मैं थोड़ा सा तुम्हारे कंधों से वजन कम कर रहा हूँ, और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे। और यूलजी हो बोलता है कि अरे भगवान मेरी रक्षा करे। और इसी के साथ में वो ईगल और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते, और यूलजी हो जाते वो बोलता है कि एक ट्रिप जोंगयान के अंदर, और चलो कुछ भी हो लेकिन ये कर ही लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जोश में जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद में जब ये जहाज से जा रहा होता है तो इसको भी वापस वही उल्टी की बीमारी होती है, मेरी ही तरह यार, मुझे भी बस और जहाज में यही प्रॉब्लम है। और वो बोलता है हे भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और ये फालतू की सी सिकनेस। और एक बंदा बोलता है कि अगर तुम इतने ही सी सीखो तो तुम यहाँ पर हो सके उतनी उल्टी कर ही लो ना। दूसरा बंदा बोलता है हे भगवान, और तुम्हारे जैसे एक नौजवान बंदा की बॉडी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। और तभी कोई बोलता है वही तुम वहाँ पर, और आखिर हम लोग वहाँ पर जमीन पर पहुंचेंगे इसमें कितना समय लगेगा। तो एक बंदा बोलता है कि वेल वो बहुत ही ज्यादा, इसके आपके पास चिल्लाने की एनर्जी तो अभी ये ठीक होना चाहिए नहीं। दूसरा बंदा बोलता है कि 2 दिन और लगेंगे। यूलजी हो बोलता है क्या 2 दिन इतना ज्यादा। और इसी के साथ हमारा ये जब वो यूलजी हो पूछता है कि आखिर हम जमीन तक कब तक पहुंचेंगे, तो दूसरे लोग बोलते हैं 2 दिन, और वो बोलता 2 दिन इतना ज्यादा। और वो मन में सोचता मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था यार। और इसी के साथ में उसको किसी की याद आ रही होती है जिसका नाम होता ओक रियोंग। और आगे वो एक फ्लैशबैक होता है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तभी बाद में एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पर की आग जल रही होती है, और वो बोलता नहीं ये नहीं हो सकता, और वो वहाँ पर भागते हुए जा रहा होता बचपन में, और वो बोलता ओक रियोंग और तुम ठीक होगी नहीं। और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर वो मर चुकी होती है। और तभी कोई बोलता है कि एक मिनट यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है, और चलो अच्छी बात है उसके पास में एक अच्छा धनुष है यार। लेकिन जब यूलजी होप वो देखता तो उसको इतना गुस्सा आता कि वो उन सब लोगों को काट डालता है, और उन सभी को मार डालता है जितने भी लोग होते। और वो मन में सोचता है मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। और तभी कोई चिल्लाता कि उठ जाओ, और मैंने कहा उठो। और वहां पर जो एक बंदा खड़ा होता बोलता है हे भगवान, और आखिर तुम किस तरह का सपना देख रहे थे कि तुम इतना ज्यादा रो रहे थे, और चलो और आकर हमारी इसमें मदद करो। और एक बंदा बोलता है कि एक नाव पर जो आग शुरू करना है वो इतना भी आसान काम नहीं हो, तुम हमारी मदद करो। और यूलजी हो बोलता ठीक है। दूसरा बंदा बोलता है कि एक आग तभी जलाई जा सकती है जब पूरी हवा वगैरह शांत हो जाए और लहरें भी शांत हो जाए, और साथ ही में भगवान अपनी ब्लेसिंग दे, समझे। और दूसरा बंदा बोलता चलो तुम्हारे पेट में अभी कुछ नहीं होगा ना इतना ज्यादा उल्टी करने के बाद में। एक और बंदा बोलता मैं तुम्हें पूरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस देता हूँ, आ जाओ। यूलजी हो मन में सोचता है क्या, और जिंदगी का एक बार मिलने वाला एक्सपीरियंस। और आगे एक बंदा बोलता ओह तो तुम नेमगोंग फैमिली के वहां पर जा रहे हो, और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा उल्टी वगैरह होती तो तुम्हें धरती से ही ट्रेवल करना चाहिए, नहीं तो आखिर तुम शिप पर क्यों आ गए। यूलजी हो बोलता है कि मेरी जो मम्मी की फैमिली है वो हैनाम के अंदर है, और मेरा जो घर है वो माउंट बेकटू के अंदर है, और वहां से हैनाम बहुत ही ज़्यादा दूर है, नहीं। और मेरी मम्मी ने ऑर्डर किया था कि मैं पहले जाकर अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को मिलकर आऊँ, और बाद में नेमगोंग फैमिली में जाऊँ। दूसरा बंदा बोलता आखिर इतनी सारी मुसीबत क्यों करनी नेमगोंग फैमिली को जाने के लिए, और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना है तो तुम वापस 2 बार सोच लो। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ जो वो बोल रहा है वो सही है, और आज की जो नेमगोंग फैमिली वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग है। और जब फैमिली हेड वहां पर पेचन पैलेस के लीडर के हाथों से 50 साल पहले मारे गए थे, तो तब से उनका सब कुछ बुरा ही हो रहा है।
और नेमगोंग फैमिली अब 5 महान परिवार में भी नहीं गिनी जाती है। यूलजी हो बोलता है आखिर ये कितना बुरा हो सकता है यार। दूसरा बंदा बोलता है कि वेल मैंने तो ये भी सुना है कि अब बस वहां पर एक फैमिली हेड और एक उनकी बेटी ही बची और कोई भी नहीं। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और फैमिली हेड वो भी अभी कुछ ज्यादा लंबे समय तक जीने नहीं वाला। और अगर तुम उस फैमिली को एक सिंबल के रूप में समझो जो कि लाइट पाथ में पहले लड़ी थी, तो उनको विजिट करना इतना भी बुरा नहीं होगा। और यूलजी हो मन में सोचता और लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला यार नेमगोंग फैमिली को वापस ट्रैक पर लाना। दूसरा बंदा बोलता है इन दिनों लोग ऐसा बोलते हैं कि जो नेमगोंग फैमिली है वो उसको 5 महान परिवार से बाहर निकाल देगी और एक फैमिली को, मतलब कि एक फैमिली लिखा है इसमें, तो मैं एक फैमिली बोल रहा हूँ, और जो कि शेनडोंग के उसको इसमें भेज दिया गया है। और आगे वो कुछ खाना देता है। यूलजी हो बोलता है क्या, और फैमिली ऑफ शेनडोंग। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और एक ऐसा परिवार है जो कि एक बड़े से क्लैन से बना है और उस परिवार का एक मेंबर यहाँ पर इस बोट पर भी है, मुझे ऐसा लगता है। और यूलजी हो जब वो चीज खाता है तो एकदम से वापस उठता है और वहां से भागने लगता है। दूसरा बंदा बोलता है आखिर क्या हुआ, और यूलजी हो वापस उल्टियां करने लगता है। एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें अभी भी सी सीखो क्या, और यूलजी हो बोलता है आखिर तुमने सूप के साथ में क्या कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। एक और इंसान बोलता है आखिर हमने क्या किया। तो वो पहले बंदे के दिमाग की बत्ती जलती है और बोलता है वो मैं समझ गया, और तुम वहां पर जोसेon से नहीं, और मैंने सुना है कि जोसेon के जो लोग हैं उनको मसाले वगैरह पसंद नहीं, तो ये बात सच है। यूलजी हो बोलता है अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी नहीं। दूसरा बंदा बोलता है सॉरी सॉरी। यूलजी हो मन में सोचा कि हे भगवान, और आखिर ये लोग ऐसे मसाले जैसी चीजें खाते कैसे। और आगे बोलता चियोल वैंग, और आखिर क्या हुआ। तो ऊपर वो ईगल कुछ चिल्लाए जा रहा होता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर कोई इंसान बोलता चलो, और एक शिकार अपनी मर्जी से हमारे पास में आया और चलो और अभी के अभी फायर करो। और कहीं पर कुछ तोपें चलती है, और यूलजी हो मन में सोचा आखिर किस तरह की आवाज़ है, और वहां पर वो जहाज भी पूरा हिलने लग जाता है। यूलजी हो मन में सोचा आखिर ये शॉट्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो दूसरा बंदा बोलता एक मिनट आखिर हो क्या रहा है, और एक इंसान बोलता पायरेट्स वहां पर, और एक जहाज उस तरफ आ रहा होता है, और कोई बोलता है ये टाइटैनिक ड्रैगन पायरेट्स है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही नाम है इसकी पायरेट्स का। और दूसरा यूलजी हो मन में सोचा क्या टाइटैनिक ड्रैगन पायरेट्स, और एक बंदा बोलता है थैंक गॉड ये बस वही है। यूलजी हो बोलता है आखिर उनके बारे में ऐसा क्या है कैप्टन। तो कैप्टन बोलता है अगर हम सरेंडर कर देंगे तो वो एटलीस्ट हमें जिंदा तो छोड़ देंगे, और इसका मतलब कि हम बस बातें करके चीज़ों को निपटा सकते। यूलजी हो मन में सोता है एक पायरेट जो कि बातें करके चीज़ें निपटाता है। हाँ, और इसी के साथ में वहाँ पर एक और तोप चलती है, और कैप्टन बोलता जल्दी करो, और आखिर तुम क्या कर रहे हो, और सफ़ेद झंडा दिखाओ। दूसरा बंदा बोलता ठीक है सर। और इसी के साथ जहाज के ऊपर सफ़ेद झंडा लहराया जाता है, और एक बंदा बोलता चलो और ब्रिज को नीचे रखो। और इसी के साथ में बहुत सारे लुटेरे उस जहाज पर आ रहे होते। यूलजी हो मन में सोता तो ये लोग है टाइटैनिक ड्रैगन पायरेट्स। हाँ, और आखिर तो यहाँ पर जो इंसान है ये जरूर इनका लीडर होगा। और हम देखते कि ये टाइटैनिक ड्रैगन का हेड होता है योंग बू। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात को वापस जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, और योंगबू बोलता है कि ओ ऐसी बात है। और आगे वो योंगबू बोलता है कि ठीक है चलो, और तुम्हारे सफ़ेद झंडे को दिखाना, इसको मैं तुम्हारा सरेंडर करना समझ लूंगा, और अगर तुम कैप्टन हो तो तुम्हें भी हमारे वो तरीके तो पता होने चाहिए नहीं। कैप्टन बोलता बिल्कुल। आगे वो सामने वालों का वो कप्तान बोलता है कि हाँ, और वेल चलो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे। तो कैप्टन बोलता है कि ओह, और हमारा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं, और मुझे रूल्स पता है पायरेट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो सामने वाला पायरेट बोलता है कि वेल चलो, तो इससे तो चीज़ें तेज़ हो जाएगी, और अगर तुम यहाँ पर टोल का पैसा दे दोगे तो हमारे भी कोई इरादे नहीं यहाँ पर हर किसी चीज़ को ले जाने के, और मैं तुम सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, और एक डील तो डील है राइट। और सामने वाला कैप्टन पूछता है कि आखिर टोल कितना है। तो पायरेट्स का कैप्टन बोलता है कि 30 लाख। और वो जो दूसरा कैप्टन होता है बोलता है क्या 30 लाख, और आके बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो पायरेट बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो बस बोल दो, और मुझे उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर बाद में मेरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और दो लुटेरों को देखकर दूसरे लोग डर रहे होते, और एक इंसान मन में सोता ये बास्टर्ड, और एक मिनट रुको, और तुम लोग यहीं पर रुकना अभी। आगे वो कैप्टन बोलता ठीक है चलो, और मैं 3 मिलियन देने को तैयार हूँ, और उसके बदले में प्लीज़ वादा करो कि यहाँ पर शिप पर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो पायरेट बोलता ठीक है चलो मैं वादा करता हूँ यार, और मैं टाइटैनिक ड्रैगन्स के नाम पर वादा करता हूँ। और सभी लोग बाद में हंस रहे होते, और यूलजी हो वहाँ पर साइड से वो सब देखे जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़े थोड़े रुपए डाल रहे होते, और एक बंदा बोलता ठीक है चलो और दे दो हमें। और तभी वो यूलजी हो के सामने आता और बोलता है ओए क्या तुम बहरे हो क्या, और मुझे तुम्हारा पैसा दे दो समझे, और तुम्हें दिख रहा है ना कि बाकी सभी लोग भी किस तरह से पैसा दे रहे नहीं। यूलजी हो बोलता है अरे यार, और शट अप, तुम कुछ ज़्यादा जोर से बोलते हो, और उसके गले पर एक मारता है, और सामने वाला इंसान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो सोचता है मेरी आवाज़। यूलजी हो बोलता है कि मैंने तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को डिसेबल कर लिया और अब तुम गूंगे बन चुके हो, और तुम एक रूड बास्टर्ड हो यार, और तुम इतने उम्र में छोटे हो लेकिन तुम्हें और कुछ काम नहीं क्या करने के लिए, और तुम एक बेवकूफ़ पायरेट वाला स्टफ कर रहे हो, और मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या तुम मरना चाहते हो। और वो उसको एक झापट मारने वाला होता, तभी साइड में कोई चिल्लाते हुए आखिर तुम क्या कर रहे हो, और वहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली होती पायरेट्स के सामने, और पायरेट्स बोलते हैं कि क्या तुम लड़ना चाहते हो। सामने वाला इंसान बोलता है कि हमें लड़ने की जरूरत तो नहीं है। यूलजी हो मन में सोचा कि मैं सही था यार, और उन लोगों ने हथियार उठा लिया, और वेल मुझे ऑलरेडी इसकी उम्मीद तो थी ही।
और एक इंसान बोलता है तुमने अपनी तलवारें उठा ली पैसे देने की जगह पर, हाँ। तो वो जो सामने वाला इंसान होता है वो बोलता है कि मैं एक ग्यून हूँ जो कि एक फैमिली से हूँ। और पायरेट बोलता है क्या एक? और यूलजी हो मन में सोचा नामुमकिन। और ये जिसके बारे में हम एक फैमिली की बात कर रहे थे पहले, और वो साथ ही में जो किताब मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी वही एक फैमिली है। और हमें पता चलता एक फैमिली ऑफ शेंडोंग, और वो लोग मुरिम के अंदर राज करते थे और वो बस उनके मतलब की हालत खराब ही रहती थी, वो मतलब गिरते ही जा रहे थे। लेकिन बाद में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान के जन्म के बाद में जिसका नाम एक ग्योक था, और उनका परिवार एक बहुत ही ज्यादा मतलब तेजी से ऊपर जाने लगा, और 30 साल के अंदर उनकी रेपुटेशन एकदम नोबल हो चुकी थी। और जितने भी लोग थे उन्होंने एक फैमिली ऑफ शेंडोंग को यहाँ पर 5 महान फैमिली के अंदर शामिल करने के लिए भी बोला, ताकि वो नेमगोंग फैमिली को रिप्लेस कर सके। और वो मन में सोचा कि गॉड डैम इट, और ये बस वही परिवार होना था क्या? लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। एक इंसान बोलता आखिर बॉस को क्या हो गया? दूसरा इंसान बोलता कि वेल, और उसको तो हमें बस लड़ाई करने का ऑर्डर ही तो करना है। और पायरेट्स का जो कैप्टन होता है मन में सोचा ये इडियट्स, और किसने सोचा होगा कि इनको एक फैमिली के बारे में भी नहीं पता है। और इसी के साथ हमारा ये जब पायरेट्स का कैप्टन होता है वो मन में सोचता है कि ये जो जितने भी दूसरे बेवकूफ़ है इन्होंने क्या एक फैमिली के बारे में सुना ही नहीं किया। तो सामने वाला एक फैमिली का बंदा बोलता है कि मुझे कुछ बोलना है और क्या तुम सुनना चाहोगे? तो पायरेट्स का कैप्टन बोलता है क्या बोलना चाहते हो? तो सामने वाला इंसान बोलता है कि चलो, और वो पैसे की जगह पर कैसा रहेगा कि हम लोग कानून के हिसाब से चले, और मेरा परिवार भले ही उसने अपनी रेपुटेशन शेंडोंग के अंदर बना ली होगी, लेकिन ये बस शेंडोंग इलाके के अंदर ही जाना जाता है। और मैं भी एग्री करता हूँ कि जो समंदर है उसको समंदर के रूल को ही फॉलो करना होगा, नहीं। और भले ही मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास में भी एक बात है कहने के लिए। तो सामने वाला इंसान बोलता बोलो। तो वो एक फैमिली का बंदा बोलता 3 मिलियन देना तो थोड़ा ओवर द लाइन होगा, और कैसा रहेगा 2 मिलियन का? तो वो पायरेट्स का दूसरे जितने भी लोग थे बोलते आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर प्राइस है। और सभी लोग अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते और बोलते ब्लडी बास्टार्ड्स। और पायरेट बोलता है कि वही रुक जाओ और चलो, और यहाँ पर 3 मिलियन से तो कम के लेने की बात की सवाल ही नहीं है, समझे? और तुम मुझे थोड़ा सा टाइट स्पॉट में रख रहे हो। सामने वाला इंसान बोलता तो आखिर कैसा रहेगा अब ये करे तो पायरेट बोलता क्या? सामने वाला इंसान बोलता कि हमें 2 मिलियन देना है लेकिन तुम 3 चाहते हो, और कैसा रहेगा कि हम लोग एक डुएल करके ये सब कुछ डिसाइड करें। और पायरेट और सभी लोग ये सुन के चौंक जाते। यूलजी हो मन में सोचा एक मैच अचानक से हो रहा है, किस तरह की बकवास है यार। और दूसरे लोग बोलते क्या एक लड़ाई, और वेल हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पायरेट में से एक बंदा बोलता क्या सच में इस तरह से डिसाइड करना ठीक रहेगा? दूसरा बंदा बोलता मुझे नहीं पता। और वो पायरेट्स का जो लीडर होता है बोलता क्या तुमने कहा मैच? तो एक फैमिली का बंदा बोलता कि हाँ, और जो भी हारेगा उसको जीतने वाले की इच्छा को फॉलो करना होगा, और कैसा रहेगा? तो पायरेट बोलता मुझे सोचने दो। और सामने वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पर खून बहाने की जरूरत नहीं है, नहीं, और किसी की भी जिंदगी को लाइन पर लगाने की भी जरूरत नहीं है, और चलो देखते हैं आखिर कौन दूसरे को हरा सकता है लड़ाई में। और पायरेट वहां पर दूसरा कोई बोलता है कि वेल लगता तो है इसमें मजा आने वाला है। तो सभी लोग उसको देखने लगते, और वहां पर एक इंसान आता जिसकी छाती पर एक टैटू होता, और बोलता चलो ये करते हैं। और जो वो दूसरा पायरेट का हम कैप्टन समझ रहे थे वो भी बोलता बॉस, और उनका बॉस आते हुए बोलता कि मेरा नाम है वोंग है। और सामने वाला बंदा बोलता कि मेरा नाम एक ग्यून है, और वो मन में सोचता है कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार। और यूलजी हो मन में सोचता है वाह, और वो पायरेट्स का बॉस है तो असल में जो कमांडर है वो वही होगा, नहीं। और मैंने बहुत सारे बड़े बंदों को देखा है जब मैं वहां पर मिलिट्री के अंदर था, लेकिन ये तो बस वाह। और जो वो बॉस होता है वो बोलता है कि चलो, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि चीज़ अब तुम मुझ पर छोड़ दो। तो दूसरा कमांडर बोलता है मैं समझ गया। और इसी के साथ में वो बॉस अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है, और यूलजी हो मन में सोचता है कि टाइटैनिक ड्रैगन पायरेट्स का बॉस और एक ग्यून लड़ रहे, और ये इंटरेस्टिंग है यार। और वो बॉस बोलता है कि मेरा नाम है वोंग है और मैं टाइटैनिक ड्रैगन पायरेट्स में से हूँ। और सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम एक ग्यून है और मैं फैमिली ऑफ शेंडोंग से हूँ। है वोंग बोलता है कि ओए चलो, और चलो खेलने का समय पूरा। और इसी के साथ में वो कूदता है और एक कुल्हाड़ी से जोरदार मारता है, और दूसरा बंदा डॉज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां पर उस जहाज को लगती है और वो पूरा जहाज भी हिलने लगता है। यूलजी हो मन में सोचता है जरा ये तो देखो, और वो बंदा काफी ज्यादा तेज है यार। और सामने वाला बंदा वापस एक कुल्हाड़ी से मारता है, और एक फैमिली का जो बंदा होता है वो पीछे हट रहा होता है, और बार बार कुल्हाड़ी से जब वार हो रहे थे तो जहाज तबाह हुए जा रहा होता है। कैप्टन बोलता मेरी शिप यार। और यूलजी हो मन में सोचता आखिर चल क्या रहा है, और वो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और या फिर उसको और भी कुछ चीज़ है जो कि उसने छुपा के रखी है। और हे वोंग बोलता है कि ओए, और चलो अभी तुम्हें इधर उधर भागना बंद कर देना चाहिए, और साथ ही में तुम क्या ये बस यही कर सकते हो क्या? तो एक फैमिली का बंदा बोलता है कि ओए, और मैं तो बस वही करने वाला था। और अभी इसी के साथ में वो कूदता है, और यूलजी हो बोलता है कि हाँ, और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को हे वोंग के गले पर लगा देता है और मारता है एक जोर से, लेकिन कुछ होता नहीं। और हे वोंग बोलता है कि तुम फंस गए, और इसी के साथ में वो अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और वापस एक मारता है। और जो एक फैमिली का बंदा होता है वो डॉज किए जा रहा होता है, मतलब रोके जा रहा होता है, और इसी के साथ में वो पीछे हट जाता है। पायरेट्स के लोग जितने भी होते हैं बोलते बॉस ये है। और यूलजी हो मन में सोचता है वो है वोंग बंदा वो सच में कुछ तो छुपा रहा है यार। और वरना जो एक फैमिली के जो ब्लेड थी जो कि उसकी गर्दन पर लगी थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको कुछ सेंस नहीं बनता है, नहीं।
और जो एक फैमिली का बंदा होता है वो मन में सोचता है कि वो भले ताकतवर हो लेकिन, और मेरी तलवार भले सबसे महान तलवारों में से एक ना हो लेकिन बहुत ज्यादा कीमती थी यार, और उसकी तलवार की भी हालत खराब हो चुकी है। और हे वंग बोलता बस तुम इतना ही कर सकते हो क्या? सामने वाला बंदा बोलता बिल्कुल नहीं, और वो मन में सोचता मुझे अलर्ट रहना होगा। और इसी के साथ में हे वोंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और कुछ हमले करता है और बोलता है हाँ तुम्हें पता है ना कि तुम बस इधर उधर भाग के लड़ाई नहीं जीत सकते हो। तो एक फैमिली का बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो मन में सोचता है कि इसकी मूवमेंट्स के पीछे कोई टेक्निक वगैरह नहीं है और वो बस अपनी पूरी ताकत से बस हमले किए जा रहा है, और मैं एक ऐसे बंदे से हार रहा हूँ जिसको कि मार्शल आर्ट भी ठीक से नहीं आता और ये एम्बैरसिंग है नहीं। और इसी के साथ में हे वोंग वो कुछ हमले करता है और वो बंदा गायब हो जाता है। दूसरा लोग बोलता है कि वो कहाँ चला गया, और वो इंसान हे वोंग के पीछे पहुंच जाता है और एक हमला करता है, और जब वो अपनी तलवार से मारता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसी के साथ में हे वोंग वापस कुल्हाड़ी घुमाता है और एक फैमिली का बंदा बोलता है तो तुमने वही गोंग को मास्टर किया और वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। हे वोंग बोलता है तारीफ करना बंद करो यार। और मैं बता दूं वही गोंग मतलब एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें कि बॉडी को ट्रेनिंग किया जाता है, और एक दूसरा मार्शल आर्ट होता है जिसमें बस ची और माइंड को कल्टीवेट किया जाता है। और एक फैमिली का बंदा बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है? हे वोंग बोलता मेरा कोई मास्टर नहीं है, मैंने बस एक किताब देखी थी और बाद में उसमें से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। एक फैमिली का बंदा सोचता है कि हे भगवान, और मैंने अनगिनत मार्शल आर्ट के मास्टर देखे जो कि खुद से सीखकर बने हुए, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इतने अच्छे वाले को देखा और मुझे इसको कम नहीं समझना चाहिए था। और चलो अब ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। आगे बोलता चलो तो मैं अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। हे वंग बोलता ओए, और तुम वापस मुझे उम्मीदों से भर रहे हो, चलो आ जाओ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और यूलजी हो चुपचाप वो सब देख रहा होता है, और सामने वाला इंसान अपनी तलवार में ची लाते हुए बोलता है चलो और मैं एक स्ट्राइक में इसको खत्म कर दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है एक मिनट वो स्वॉर्ड ची है नहीं, और सभी लोग ये देख रहे होते और बोलता आखिर ये क्या यार। और एक फैमिली का बंदा बोलता कि बेस्ट ऑफ लक। हे वंग बोलता कम ऑन जल्दी आओ यार। और इसी के साथ में वो बंदा एक हमला करता है और बोलता है कि अनपैरेलल्ड विंड स्ट्राइक, और जैसे उसकी तलवार में से हवा निकल रही हो और वो जाते हुए हे वोंग की तरफ जाती है, और हे वोंग अपने दोनों हाथ सामने लाता है और वो शिप पूरी हिल जाती है, और कोई बोलता है वो शिप पूरी रोल हो रही है यार। और यूलजी हो मन में सोचा क्या मैंने उसकी एबिलिटीज को मिसजज कर दिया क्या, और ये सच में काफी ज्यादा एक गौरवशाली बंदा था। और तभी पायरेट्स का एक बंदा बोलता बॉस, और एक फैमिली का बंदा बोलता चलो ये खत्म हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उस धूल वगैरह के बीच में से हे वोंग वापस आ जाता है और एक हमला करता है। दूसरा बंदा बोलता है होली शिट, और एक फैमिली का बंदा जब पीछे जा रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है, और जहां पर शिप टूटी होती है उसमें उसका पैर फंस जाता है और बोलता है क्या ये पहले टूटा हुआ था क्या? और हे वोंग बोलता अब तुम ये खाओ। और एक फैमिली के बंदे को जब कुल्हाड़ी लगने ही वाली होती है वो सोचता क्या यही अंत है, लेकिन तभी हे वोंग की कुल्हाड़ी पर कुछ लगता है और उसकी कुल्हाड़ी साइड में हो जाती है, और वो बोलता आखिर ये क्या था। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरी कुल्हाड़ी आकर गिरी होती है। यूलजी हो बोलता है कि ओए, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और क्या तुम्हें सच में उसका एक हाथ काटने की जरूरत है क्या? और ये क्लियर है ना कि आखिर कौन जीत गया? तो हे वोंग बोलता तो क्या हुआ? यूलजी हो बोलता है कि वेल अगर तुम इसके साथ में संतुष्ट नहीं हो तो मैं, लेकिन तभी उसको कुछ गंध आती है और बोलता अरे यार ये स्मेल, और एकदम से वापस उल्टी करने के लिए जाने लगता है और बोलता ये मसाले की गंध यार, और वो उल्टी कर रहा होता है। और दूसरे सभी लोग ये देख रहे होते। यूलजी हो बोलता है कि हे भगवान, और मैं ऐसे पागल हो जाऊंगा। और आगे बोलता ओए तुम, और जिसके की आंख एक काना है, और जल्दी से जाकर वो दरवाजा बंद कर दो। तो वो काना बंदा बोलता आखिर ये स्टूपिड बंदा क्या बोल रहा है? यूलजी हो बोलता है कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि दरवाजा बंद करो वो दरवाजा। और वो काना बंदा बोलता लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो, और ठीक है चलो तो मैं तुम्हें एक जल्दी वाली मौत दूंगा ताकि तुम अपना मुंह बंद कर सको। यूलजी हो बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा? और इसी के साथ में बोलता ठीक है चलो अगर तुम दरवाजा बंद नहीं करना चाहते तो बस बोल दो ना, और इतना ज्यादा गुस्सा एक पायरेट के लिए भी अच्छा नहीं है यार। और वो काना बंदा बोलता क्या कहा तुमने? यूलजी हो बोलता है कि ओए, और चोल्स वैंग, और जल्दी से दरवाजा बंद करो मेरे लिए। और ऊपर से जो एक ईगल होता है वो वहां पर नीचे आता है, और वो नीचे एकदम से उड़ते आता है, और दूसरे लोग बोलते हैं हवा बहुत ज्यादा तेज है यार। और एकदम से कोई चिल्लाने लगता है, और जो वो ईगल होता है वो उस काने बंदे के सिर पर मारे जा रहा होता है, और वो काना इंसान बोलता कोई मेरी मदद करो। यूलजी हो बोलता ब्रो, और मैंने तुमसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा था ना कि खून बहाने के लिए। और वो ईगल कुछ बोले जा रहा होता है, और आगे यूलजी हो बोलता है कि ओए तुम वहां पर। दूसरा बंदा बोलता क्या मैं? यूलजी हो बोलता है कि मेरी नाक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो अभी वो दरवाजा बंद कर दो समझे। और वो ईगल भी उसको देख रहा होता है, और दूसरा बंदा बोलता ठीक है सर। और पीछे एक बंदा बोलता था और यार तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि यूलजी हो बोल रहा था कि उसके लिए माफी चाहता है, और चलो हमारी बात को वापस कंटिन्यू करते हैं। और सामने वाला जो पायरेट्स का लीडर होता है वो उसको सीरियसली देख रहा होता है। यूलजी हो बोलता है तो तुम्हारा नाम हे वोंग है राइट? तो वो बोलता है हाँ सही कहा। और यूलजी हो मन में सोता है इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बाद में भी उसके पास में इतनी एनर्जी यार, इंटरेस्टिंग। और आगे वो बोलता है कि हाँ समुद्री भालू, और क्या नाम है यार। और दूसरा एक बंदा बोलता है आखिर तुम्हें लगता है कि तुम किससे बात करो, तुम रोड बास्टर्ड। और मतलब कि हे वोंग ये नाम ही ऐसा है जिसको कि चाइनीज में मतलब एक तरह से समुद्री भालू होता है। और एक बंदा बोलता है आखिर तुम देख क्या रहे हो, और जल्दी से उसका सिर काट दो। और दूसरा पायरेट बोलता ठीक है सर, और उसकी तरफ जाने लगते। और तभी जो वो कैप्टन होता बोलता ओए, और एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। और दूसरा वो पायरेट बोलता है कि एक मिनट, लेकिन बॉस उसने आपका मजाक उड़ाया। तो कैप्टन बोलता है कि ओए, और वो कोई ऐसे ही पुश ओवर नहीं है,
और वो मन में सोचा कि मैं उसकी एबिलिटीज को पहले इतना समझ नहीं पाया था, क्योंकि वो बस ऐसे उल्टियाँ किए जा रहा था, लेकिन जब पूरे शिप हिल रही थी तो उसका बैलेंस एकदम खतरनाक था और वो एक ही जगह पर खड़ा था। और आखिर अभी अभी उसने जिस तरह से ईगल को कमांड किया वो देखते हुए लगता नहीं कि वो कोई नॉर्मल इंसान है। ईगल जी हो बोलता है वो, और तुम्हें उनको रोकने की जरूरत नहीं थी यार। और इसके साथ में ईगल उड़ने लगता है और ईगल जी हो बोलता है कि चलो, और इससे पहले कि हम लड़े मेरी एक कंडीशन है। तो हे वोंग बोलता है क्या कंडीशन? ईगल जी हो बोलता है कि वेल, अगर मैं जीतूंगा तो तुम मेरे एक चमचे बन जाओगे, मतलब कि मेरे लिए काम करोगे। और दूसरा लोग बोलते हैं ये घमंडी कहीं का। और हे वोंग बोलता है और क्या होगा अगर मैं जीत जाऊं? तो ईगल जी हो बोलता है कि वेल, मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस पसंद आया यार, और अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, और अपनी जिंदगी को खत्म कर देना या फिर तुम्हारा एक चमचा बनना, और जैसा तुम बोलोगे मैं वही करूंगा, कैसा रहेगा? तो हे वोंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक लगेगा, और चलो अपना हथियार उठा लो। तो ईगल जी हो बोलता है कि ये जो मेरी बॉडी है यही एक हथियार है, समझे? और दूसरे लोग बोलते क्या उसकी बॉडी, और क्या ये कोई पागल है क्या? और तभी हे वोंग बोलता है कि चलो तो तुम बाद में इसके लिए पछताओगे नहीं। और इसी के साथ में वो अपनी कुल्हाड़ी से एक मारता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसका वार उसके ईगल जी हो पर लगता ही नहीं और साइड में हो जाता है। और ईगल जी हो बोलता है तुम धीमे हो, बहुत ज्यादा धीमे। और वो एक और जब कुल्हाड़ी से वार करता है तो ईगल जी हो उसको डॉज करते हुए बोलता है आखिर एक मक्खी को भी तुम कैसे मार पाओगे इस स्पीड के साथ में? और हे वोंग वापस एक गहरी सांस लेता है और वो कुछ हमले करता है, और ईगल जी हो आराम से डॉज किए जा रहा होता है। और सभी लोग वो देख रहे होते हैं, और कैप्टन तो बेहोश ही हो जाता है क्योंकि उसकी शिप तबाह हो रही होती है यार। और पायरेट का बंदा बोलता बॉस, और हे वोंग बोलता डैम इट, और आखिर मैं उसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? ईगल जी हो बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी सारे मौके दे दिए नहीं, और अब मेरी बारी हमला करने की, राइट? तो हे वोंग बोलता क्या कहा तुमने? और इसी के साथ में ईगल जी हो तैयार हो जाता हमला करने के लिए, और अपनी जगह से गायब हो जाता है, और हे वोंग के कमर पर एक मारता है, और उससे हे वोंग को थोड़ा दर्द होता है। और ईगल जी हो बोलता है कि ओह, और तुम सच में काफी ज्यादा सॉलिड हो यार, और मैंने उसमें थोड़ी ताकत भी लगाई थी, और चलो देखते हैं कि तुम एक और खा सकते हो कि नहीं। और इसी के साथ में वो वापस एक हमला करता है, और हे वोंग अपने दोनों हाथ सामने लाता है, लेकिन ईगल जी हो बोलता तुम धीमे हो, और दूसरी साइड में उसको मारता है। और वो बोलता है कि वेल, तुम अभी भी बेहोश नहीं हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और वो मन में सोचता है कि कोई शक नहीं कि जो दूसरा बंदा था उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और ऑफकोर्स लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। और हे वोंग बोलता वापस खाओ। और ईगल जी पीछे हटते बोलता कम ऑन यार, और अभी जल्दबाजी का कोई कारण नहीं, और अपना समय लेते हैं। और वो हे वोंग तो हाफ रहा होता है पूरा। और ईगल जी हो आगे बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपने दोनों ग्रैंड पेरेंट्स से एक सवाल पूछा था, जो कि मेरे मास्टर्स भी थे। और सवाल ये था कि आखिर किसी ऐसे बंदे से कैसे लड़े जिसकी की बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो। तो हे वोंग बोलता तो उन्होंने क्या कहा? ईगल जी हो बोलता कि सवाल काफी ज्यादा सिंपल था, और भले या तो तुम अपनी ताकत से उनको तोड़ डालो या फिर अंदर से उनको सड़ा दो। दूसरे लोग बोलते क्या? और हैवी हैंडेड इनर स्ट्राइक्स। और वो मन में सोचता कि हाँ यार, और मैं यहाँ पर जीत सकता था अगर, लेकिन मैं अंधों की तरह हमला किए जा रहा था। ये एक बेइज्जती जैसी चीज है, मतलब कि दुश्मन के कमजोर स्पॉट पर ही बार बार हमला किए जाना। ईगल जी हो बोलता चलो बातें बहुत हुई, अब हमें इसको खत्म करना चाहिए नहीं। हे वोंग बोलता चलो आ जाओ। और ईगल जी उसके तरफ आते बोलता कि हाँ यार, और तुम अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करना। और एकदम से उसके पास में आ जाता है। हे वोंग बोलता आखिर वो इतना पास में कैसे आ सकता है? और ईगल जी उसके गर्दन पर एक लात मारता है, और हे वोंग नीचे गिर जाता है लेकिन वापस उठता है। ईगल जी हो बोलता है कि यही अंत है, और वो उसके सिर पर एक लात मारता है, और उसके सिर को जैसे नाव में गाड़ ही देता है। आगे हम देखते हैं कि जब हे वोंग का सिर वहां पर नाव के अंदर गड़ चुका होता है, और ईगल जी हो उसके सामने खड़ा होता है। पायरेट बोलता है कि बॉस, और तभी ईगल जी हो वहां पर उसको उखाड़ कर मतलब ऊपर ला लेता है वापस। और वो हे वोंग मन में सोचता कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। और वो इसी के साथ में ईगल जी हो के सिर पर एक मारता है, मतलब कि मुंह पर। और ईगल जी हो बोलता है कि वाह, और ये थोड़ा सा चुभ रहा है यार, और उसके होठ से खून निकलने लगता है। हे वोंग बोलता अरे नहीं। और ईगल जी हो बोलता लेकिन अब मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आने लगे, और चलो अब मेरी बारी, और अपने मुंह को टाइट कर लेना। और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि ईगल जी हो उसको झापट मारे ही जा रहा होता है, और दूसरे लोग देखते रह जाते। पायरेट्स भी कुछ कर नहीं पा रहे होते, और वो झापट मार मार कर हे वोंग को पूरा हिला ही देता है। और हे वोंग मन में सोचता डैम इट यार, और पूरी दुनिया घूम रही है। और आगे ईगल जी हो बोलता है आगे तुम्हें कैसा लग रहा है? और तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरा घूम रहा होगा, ऐसा ही लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी भी पल फट जाएगा। और तुम्हें पता करना आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान के अंदर एक नर्वस सिस्टम है जो कि तुम्हारे सेंस ऑफ बैलेंस को रिस्पॉन्सिबल होता है। और भले तुम कोई भी हो, लेकिन अगर बार बार तुम्हें वहां पर मारा जाएगा तो तुम बेहोश हो जाओगे, और तुम्हारा सेंस ऑफ बैलेंस वो बार बार गिर सकता है, और ये चीज हमेशा तुम्हें भविष्य में याद रखनी होगी। और तुमने इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी के बारे में सुना है, राइट? और एक ऐसे लेवल पर पहुंचना जहां पर कि तुम्हारी चमड़ी इतनी टफ हो जाती है कि जो आग और पानी है वो भी कुछ इफेक्ट नहीं करते उसको। और फिर भी उस लेवल पर जाकर इतना टफ होना भी काफी नहीं है, और क्योंकि बस बाहर से टफ होना उसका कोई मतलब नहीं है, और वो बस आधी ही बॉडी तुम्हारी ठीक होगी, और ये बस शो ऑफ करने के लिए अच्छा है। और असलियत में तुम्हें अगर इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को पाना है तो तुम्हें अपने पूरे दिमाग और शरीर के अंदर के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके साथ में जब यहाँ पर आसमान और धरती भी एक हो जाए, सब कुछ टूट जाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम्हें मोशनलेस को फॉलो करना होगा, और तभी तुम्हें इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी मिलेगी। और आगे ईगल जी हो बोलता है कि ये देखते हैं कि जो मार्शल आर्ट में मैंने ट्रेनिंग की है वो भी आउटर टाइप है,
तो जो फाइनल स्टेज है वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को ही पहुंचता है। और अब से चलो तुम भी अपना पूरा लक्ष्य बना लेना कि तुम इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को हासिल करो और अंत तक इसको ट्रेन करते रहना, समझे। और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो ये थोड़ा सा बेकार लगने वाला है, मुझे तकलीफ देना, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। और हे वोंग मन में सोचा कि मैं पूरी तरह से हार गया और मार्शल आर्ट और ताकत दोनों के ही मामले में मैं हार गया, लेकिन ये अजीब बात है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा यार। और वो मन में सोचा कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बंदे को फॉलो करना चाहिए। और वो बोलता ठीक है, लेकिन तभी कोई बोलता आखिर सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो, और इस बास्टर्ड की गर्दन को अभी कभी काट डालो और बॉस के सामने लेकर आओ। और वो पायलट बोलता है कि चलो, और हमें इसको जिंदा नहीं छोड़ना होगा और इसकी बॉडी के टुकड़े कर दो और कुत्ते को खिला देंगे समंदर के अंदर। और यूएलजी हो बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें अभी ध्यान रखना होगा जो भी करो उसके लिए। वो पायलट बोलता वार्निंग, हाँ, और तुम बास्टर्ड, तुम्हें पता भी नहीं तुम किससे निपट रहे हो, और चलो यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें यामा टाउन में लेकर जाऊंगा, मतलब कि यमराज के पास। और इसी के साथ में यूएलजी हो एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है उसके पास में जाकर और बोलता मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि ध्यान रखना, और अगर तुम इस शिप पर आते ही लोगों को मारना शुरू कर देते ना तो तुम ऑलरेडी मर चुके होते मेरे हाथों से, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैं भी खड़ा खड़ा देख रहा था। और मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है यार, और तुम गरीब और कमजोर होते हो उनको बुली करते हो और उनको लूट लेते हो और साथ ही में बाद में उनको मार भी डालते हो, और मैं तुम जैसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता, समझे। और इसी के साथ में वो उस पायलट को वहां पर नीचे फेंक देता है और वो पायलट गिरते हुए वहां पर एक दरवाजे से टकराता है। यूएलजी हो बोलता कम ऑन आ जाओ, और दूसरे लोग बोलते आखिर हम क्या करें, और एक और बंदा बोलता बॉस ने तो हमला करने का ऑर्डर किया नहीं, लेकिन तभी कोई बोलता रुक जाओ और प्लीज एक सेकंड के लिए रुको। और हे वोंग वहां पर आता है और आगे वो बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, और तुम बास्टर्ड अब तुम मुझे एक लूजर बताना चाहते हैं क्या, जो कि अपनी हार को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अभी के अभी अपने हथियारों को फेंक दो। और हम लोग पायरेट्स के ग्रुप है लेकिन हम कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, समझे। और सभी लोग अपने हथियार फेंक देते। हे वोंग बोलता प्लीज उनको माफ कर दो, और यूएलजी हो के सामने झुक जाता है। यूएलजी हो बोलता कि तुम, और जैसी उम्मीद थी यार, और मुझे तुम पसंद आए। और हे वोंग रोने लगता है। यूएलजी हो बोलता है अरे यार, और आखिर तुम आंसू क्यों बहा रहे हो इस चीज के लिए, और चलो कुछ भी हो लेकिन मैं जीत गया तो तुम्हें पता ना क्या करना है। हे वोंग बोलता बिल्कुल, और आगे बोलता चलो हमने जितनी भी चीजें ली थी सब की सब वापस दे दो, और मैं अभी मेरे नए मास्टर के साथ में जा रहा हूँ उनके लिए गुलामी करने के लिए। दूसरा बंदा बोलता कि बॉस तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। और इसी के साथ हमारा पायरेट्स का कैप्टन होता है, मतलब कि जो भी कमांडर वगैरह होता है, जो अभी हमारे यूएलजी हो से हार चुका होता है, वो बोलता है कि जितनी भी चीजें हमने ली थी अभी के अभी उनको वापस दे दो और वापस अपनी शिप पर चले जाओ, और मैं अब जा रहा हूँ अपने नए मास्टर के लिए सर्व करने के लिए, मतलब उनकी सेवा करने के लिए। तो तभी जो दूसरा वो पायरेट्स का बंदा होता है वो बोलता बॉस आप ये नहीं कर सकते। कमांडर बोलता है कि यंग और तुम, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, मेरे पिताजी को भी इसके बारे में बता देना। सामने वाला बंदा बोलता है लेकिन सर, यूएलजी हो बोलता है कि भाई तुम ज्यादा चिंता मत करो यार, और मैं उसको लंबे समय तक अपने साथ में नहीं रखने वाला हूँ, और मैं उसको तुरंत वापस भेज दूंगा जब मैं एक काम जो करने के लिए जा रहा हूँ वो हो जाएगा, और मैं उसको एक असली ड्रैगन में बदल दूंगा, समझे। और इसी के साथ में सामने वाला बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, और वो बोलता है ठीक है चलो सभी लोग पीछे हट जाओ और तुम हमारे बॉस का ध्यान रखना। तो यूएलजी हो बोलता है कि चिंता मत करो। और उसी के कुछ टाइम बाद में जो टाइटैनिक पायरेट थे वो सारी चीजें वापस करके चले गए, और लेकिन जो व्यापारियों की रिक्वेस्ट थी जो कि यहाँ पर सामान वगैरह बेचते रहते, तो उन लोगों ने एग्री किया कि वो टोल का आधा पैसा तो देंगे ही। और उसी के साथ में यूएलजी हो और जो हे वोंग है उन लोगों का भी जो साइलेंट एग्रीमेंट था वो शुरू हो चुका है, और इसी के साथ में पायरेट के साथ में जो मुकाबला था वो खत्म हुआ। यूएलजी हो की जो जर्नी थी वो जोंगियान की तरफ जा रही थी ताकि वो नेमकॉम फैमिली को वापस रीबिल्ड कर सके, और साथ ही में हे वोंग जो कि अभी एक लीडर से अभी एक गुलाम बन चुका है और उसका भी सफर शुरू हो चुका था। यूएलजी हो बोलता है चलो और हम लोगों को अपना सफर कंटिन्यू करना चाहिए। हे वोंग बोलता कि हाँ सर। और अब उन पायरेट से मिलने के बाद में 2 दिन बीत चुके और जो शिप थी अभी वो किनारे की तरफ जाए जा रही थी, और वो कोई बोलता कि एक बेवकूफ, और आखिर ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली चीज है यार ऐसा करना। और यूएलजी हो एक किताब पढ़ते हुए बोलता कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरे परिवार में जो मार्शल आर्ट सिखाया जाता उसके सिवा भी कोई बेवकूफी वाला तरीका होगा मार्शल आर्ट सिखाने का, लेकिन जिसने भी ये किताब लिखी है ना उसको बेवकूफी की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और आगे बोलता है कि वेल ये इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी सच में काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन, और कुछ लोगों की आवाजें आई जा रही होती है। और यूएलजी हो बोलता है कि लेकिन आखिर कौन इस तरह की ट्रेनिंग को सीरियसली लेकर इतना एक्शन में रखता है यार, और वो दो बंदे वहां पर हे वोंग को मारे जा रहे होते। यूएलजी हो बोलता है लेकिन तुम लोग थके नहीं हो क्या, अभी बहुत हुआ ना। एक बंदा बोलता है लेकिन अभी भी थोड़ा एक समय बचा है, अभी 1 घंटे की लिमिट में मास्टर। दूसरा बंदा बोलता है आखिर उसने जो कहा सर। यूएलजी हो बोलता है हाँ, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या, और मिनट बचे और ये एग्जैक्टली अभी 1 घंटा हो चुका है तो रुक जाओ। और दूसरा बंदा बोलता लेकिन हे वोंग बोलता मैं समझ गया और हम लोग यहीं रुक जाएंगे मास्टर। और मेन कैरेक्टर यूएलजी हो बताता कि ये दोनों जो इसके हे वोंग के साथ में जो लोग हैं उनका नाम है चो बुन और नीव जॉन, और साथ ही में ये हे वोंग के अंडरलिंग है, और उन लोगों को ये बिन मिला मेहमान है, मतलब कि वो हे वोंग के साथ में बड़े हुए थे, और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि वो अगर साथ में नहीं आ सकते तो वो मरना पसंद करेंगे। हे वोंग बोलता चलो तुम लोग भी ब्रेक ले लो, चो बुन और निवी जॉन, और वो दोनों बोलते ठीक है सर। और यूएलजी हो बोलता कि जरा ये तो देखो ये उसी की बात मानते। और आगे यूएलजी हो बोलता कि बन निवे, मतलब कि वो दोनों के ही नाम को एक साथ में बोलता है,
और एक बंदा बोलता कम ऑन बॉस, और हमारे नाम के साथ में ऐसे खेलना बंद करो। और यूएलजी मन में सोचता कि उन लोगों को बहुत ज्यादा नफरत होती जब मैं उनको बन वे बुलाता हूँ। और दूसरा बंदा बोलता ओए ध्यान से। यूएलजी बोलता फ्यू, और जरा तुम सच में एक बन और नवे ही हो यार, मतलब कि दिल में दर्द होना, एक तरह से इस तरह का मतलब होता है उसका। और वो लोग बोलते हैं आखिर क्या हुआ सर। यूएलजी बोलता है कि मुझे पता कि तुम बचपन के दोस्त हो, लेकिन एक चीज क्लियर कर देते। दूसरे लोग बोलते कि हाँ। यूएलजी बोलता है कि आखिर जो है वोंग है, जो कि तुम्हारा अभी का बॉस है, उसकी अभी की पोजीशन क्या है। तो वो लोग बोलते हैं वो आपका अंडरलिंग है। नहीं, यूएलजी बोलता है कि हाँ सही का, मेरा अंडरलिंग। तो आखिर तुम दोनों उसके लिए मेरे लिए अब क्या बन जाओगे। तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। और जो है वोंग होता है बोलता है कि वो भी अब नौकर बन जाएगा ऑफकोर्स। और वो बोलता है तो उनको आपको फॉलो करना ही होगा। यूएलजी बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे नहीं पूछा, लेकिन है वोंग। और है वोंग वापस चुप हो जाता है। एक बंदा बोलता है कि हमें वो शुरू से ही करना चाहिए था जो आपने पहले कहा सर, और हम माफी चाहते। यूएलजी बोलता है कि हाँ सही कहा, लेकिन चलो ये सारी बातें पहले की है। और वो लोग बोलते हैं यस सर। यूएलजी बोलता है साथ ही में तुम अब मुझे मास्टर बुलाना बंद नहीं कर सकते क्या। है वोंग बोलता नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा मास्टर, और मैं आपका एक गुलाम हूँ, एक अंडरलिंग हूँ, एक मास्टर को तो मास्टर ही बुलाना चाहिए नहीं। और यूएलजी बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हारा मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, इससे चीजें मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रही है। और कैसा रहेगा कि तुम मुझे बॉस, बिग ब्रो या फिर कुछ भी बुलाओ यार, मास्टर को छोड़ के। और कैसा रहेगा कि हम लोग दोस्त बन जाए। नहीं, और हेवोंग बोलता क्या दोस्त, नहीं मैं मरना पसंद करूंगा सर। और यूएलजी हो सोचता है कि ये जिद्दी बास्टर्ड। और वो बोलता ठीक है मैं हार गया, और तुम मुझे मास्टर या कुछ भी बुलाओ। तो हेवोंग बोलता है थैंक यू मास्टर। यूएलजी बोलता है कि क्या सच में तुम इतनी मार खाने के बाद में भी ठीक हो। तो हेवंग बोलता बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और मैं ये हर रोज करता तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। यूएलजी बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने इनर चीक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, वो बुक के अंदर पढ़ के, नहीं कल्टीवेशन का। तो हेवंग बोलता है कि हाँ मैंने अपनी अंदर की चीक को कल्टीवेट करना शुरू किया था, और जो चो बून और न्वी जॉन है उन्होंने भी ज्वाइन किया। यूएलजी बोलता है कि आखिर तुम कितने समय से कल्टीवेट कर रहे हो। हेवंग बोलता है कि वेल हमने जो हमारे कमांडर यंग थे उनकी मौत के बाद में शुरू किया था कुछ 5-6 साल पहले। यूएलजी बोलता है क्या 5-6 साल, ये तो ठीक है। और हर एक चीज के लिए एक सही समय होता है, मार्शल आर्ट के लिए भी, और तुम्हें कभी भी सही समय को मिस नहीं करना चाहिए। और आगे बोलता चलो, और आज से मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग को देखूंगा। तो हे वोंग बोलता है कि थैंक यू वाह मास्टर। और यूएलजी बोलता है कि और तुम दोनों लोग बोलते हैं कि हाँ। यूएलजी बोलता है कि आज से तुम दोनों भी यहाँ पर ट्रेन करने वाले हो, वो भी मार्शल आर्ट के अंदर। और हाँ सही कहा। दूसरे लोग बोलते हैं क्या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। यूएलजी बोलता है कि हाँ सही कहा, और तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो हे वोंग से अलग होगी, लेकिन जो बेसिक होंगे वो सेम ही होंगे। और वो लोग बोलते हैं थैंक यू सर और थैंक यू मास्टर। यूएलजी मन में सोचता है हाँ, और उनको पता नहीं कि आखिर उनके अंदर से कितना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। और वो बेसिक्स तो समझ ही गए, और अगर उसके पास में एक अच्छा टीचर होता तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। और अभी जो इस लेवल पर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार। और 2 मार्शल आर्ट की टेक्निक्स है इस किताब के अंदर। सबसे पहला तो डेप्थ कल्टीवेशन की जिसके अंदर की एक अंदर के चीक कल्टीवेशन का तरीका है, और दूसरा है जो बाहर के अंदर की बॉडी के कल्टीवेशन का। और बस इन दोनों में से एक भी चीज़ को मास्टर करके जो है वोंग है वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। और आगे यूएलजी बोलता है चलो इससे पहले कि हम ट्रेनिंग शुरू करें मुझे तुम लोगों की स्किल्स को पहले देखना होगा। और वो ऊपर से अपने चील को बुलाता है, चियोल वैंग जिसका नाम होता है, और ऊपर से वो ईगल कुछ बोले जा रहा होता है, और वो यूएलजी के कंधे पर आ जाता है। एक बंदा बोलता है मास्टर आखिर आपने उस बर्ड को क्यों बुलाया। यूएलजी बोलता है कि न्वी जॉन, और जरा मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। और आगे वो जॉन बोलता है कि कम ऑन मास्टर, और आखिर में इस पंछी से कैसे लड़ सकता हूँ। यूएलजी बोलता है ओए, और क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम मेरे इस पंछी को हरा सकते हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने सिर का ध्यान रखता। तो जॉन बोलता है क्या, और आखिर वो फैल्कन कहाँ चला गया। तभी वो ईगल पीछे से आता है और एक हमला करता है, और जो जॉन होता है वो नीचे झुककर डॉज कर लेता है और बोलता आखिर ये क्या था यार। और मेन कैरेक्टर मन में सोचता अच्छा उसने डॉज कर लिया, लेकिन चलो ये दूसरे पायरेट से अलग है उसके ग्रुप के। और इसी के साथ में वो जो फैल्कन होता है वापस उड़कर आता है, और जॉन उसको डॉज किया जा रहा था। यूएलजी हो सकता है कि आखिर वो कब तक डॉज कर पाएगा। और इसी के साथ में वो ईगल कुछ हमले करता है, और उस जॉन के छाती पर स्कार छोड़ देता है। जॉन अपनी तलवार उठाते बोलता है कि डैम इट, और वो कुछ हमले करता है और बोलता प्लीज बस एक बार लग जाओ। और वो ईगल सब कुछ डॉज किया जा रहा होता है, और वो बोलता शीट यार। और वो फैल्कन मुझ पर बाहर, मेरी अटैक रेंज से बाहर से मुझ पर हमला किया जा रहा है। और इसी के साथ में वो ईगल वापस ऊपर से आता है और एक हमला करता है, और हम देखते हैं कि इसी के साथ में वो जो जॉन होता है वो नीचे गिर जाता है और ईगल हंसे जा रहा होता है। जॉन बोलता डैम इट, अगर मैं बस थोड़ा सा तेज होता। यूएलजी मन में सोचता कि वाह, और उसको पता है कि आखिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। और हे वोंग वो सब देख रहा होता है। यूएलजी मन में सोचता हे वोंग और जो बन वो दोनों भी सीरियस हो गए, और वो जरूर देखते हुए कुछ उनको महसूस हुआ होगा नहीं। और मुझे अब सच में इन तीनों को ट्रेनिंग कराने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ में कुछ टाइम बाद में जो जॉन होता है वो अपनी आंख को सेक रहा होता है, और यूएलजी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ध्यान रखो। जॉन बोलता है कि वेल मैं कुछ बहाना नहीं बनाने वाला। यूएलजी बोलता है कि चलो, और अभी भी मेहनत का फल मिलना बाकी है यार। सामने वाला बंदा बोलता है कि भले मैं इतनी ज्यादा बुरी तरह से मार खा गया फिर भी। यूएलजी बोलता है बच्चे और जरा ध्यान से सुनो, और आखिर जो पिछली बार तुम लड़े थे तुम्हें लगता है कि तुम हारे क्यों थे।
तो जॉन बोलता वेल मैं बहुत ज्यादा धीमा था। यूएलजी हो बोलता हाँ सही कहा, और तुम बस धीमे नहीं बहुत ज्यादा धीमे हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म। यूएलजी हो बोल रहा था कि तुम धीमे नहीं लेकिन बहुत ज्यादा धीमे हो, और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह होती मूवमेंट की, टेक्निक की, तो तुम जरूर एटलीस्ट एक बार तो मार ही पाते उस ईगल को। और आगे बोलता जब हे वोंग वहां पर मार्शल आर्टिस्ट से लड़ा था वो एक फैमिली वाले से, तो वो इसलिए जीता क्योंकि उसकी बॉडी और उसके नसीब के कारण, और तुम हर बार अपने दुश्मन से ऐसे जीत नहीं पाएंगे हो, और तुम पिछली बार भी उसकी स्पीड के सामने टिक नहीं पा रहे थे। हे वोंग बोलता है हाँ सही कहा। यूएलजी हो बोलता है कि इतने उदास मत हो, तुम फिर भी जीत गए नहीं। मैं तो ये बोल रहा कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी मत बन जाना और बार बार नसीब के ऊपर मत टिके रहना, और जिस पल तुम ये करोगे तो तुम्हें लड़ाई में पछतावा होने लगेगा, समझे। तो वो हे वोंग बोलता है हाँ मैं समझ गया मास्टर। यूएलजी हो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है जो कि एक लड़ाई को जीतने में मदद करते हैं, और तुम्हें अंदर की चीज इतनी ज्यादा काफी होनी चाहिए कि तुम अपने मार्शल आर्ट को आजादी से इस्तेमाल कर पाओ, और एक अच्छा हथियार और कॉन्फिडेंस कि तुम जीत सकते हो जब एक ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे हो, और एक एबिलिटी कि तुम अपने डर को बहादुरी में बदल सको, और साथ ही में एक इच्छा जो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं भले कितनी भी ज्यादा खराब सिचुएशन हो। और ये कुछ फैक्टर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम अपने दुश्मन की जो मूवमेंट्स है उनसे ज्यादा ताकतवर हो, या फिर एटलीस्ट इतने तेज होने चाहिए कि दुश्मन तुमसे ज्यादा तेज ना हो। और उन कारणों से मैं तुम्हें वॉक ऑन द मून क्लाउड टेक्निक सिखाऊंगा। और इसी के साथ में वो कुछ टाइम बाद में बोलता है कि चलो फाइनली, और सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो नहीं। और जरा ये देखो मैंने यहाँ पर जो रास्ता वगैरह है वो मार्क कर दिया, और यहाँ पर तुम ये देख कर सीख सकते हो। और अभी एक दिन लगेगा ना जब हम वहाँ पर शिप को वहाँ पर किनारे तक पहुंचाएंगे, तो एक दिन के बाद में तुम्हें ये सारी मूवमेंट्स को मेमोराइज करना होगा तब तक। और दूसरे लोग बोलते क्या एक दिन? यूएलजी हो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें इनको पूरी तरह से मास्टर करने के लिए नहीं कहा, राइट। और ये जो मूवमेंट है वो हर एक स्टेप के साथ में अलग होगी, तो इसीलिए ये सब कुछ अलग अलग है, और मैं बस यही बोल रहा कि तुम इनको याद कर लो। और वो लोग बोलते ठीक है सर। यूएलजी हो बोलता है कि अगर ये शिप जब तक तुम मेमोराइज करते हो उससे पहले वहां पर पहुंच गई, तो तुम्हें वापस उस ईगल से लड़ना होगा। वो लोग बोलते क्या? और च्योल वेंग से लड़ना पड़ेगा हमें। और वो ईगल उनको देखकर चिल्लाता है, और इसी के साथ में वो तीनों ही वहां पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग सारी चीजें वो कर रहे थे जो वो कर सकते थे ताकि उनको ईगल से लड़ना ना पड़े, और ये सारी मूवमेंट्स को मेमोराइज कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, और जो शिप थी वो अपनी जगह तक बहुत ज्यादा पहले शेड्यूल से पहले पहुंच गई थी, तो इसलिए वो च्योल वेंग से लड़ना अवॉइड नहीं कर सकते थे। यूएलजी हो बोलता है कि ओ हम लोग ऑलरेडी किनारे तक पहुंच गए। और आगे वो बोलता है कि आखिर अब ये शिप, वो शिप कहाँ पर है जो कि हैनाम आइलैंड की तरफ जा रही है। एक बंदा बोलता है हम गए काम से यार, और वो ईगल उनको देख रहा होता है। और जो ये चीप वेंग था ये अपने मालिक की रेपुटेशन के लायक था यार, और इसने इन तीनों को ही हरा दिया था पीट पीट के। और यूएलजी हो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उनको ऐसे आसानी से जाने देना यार थोड़ा। तो वो ईगल कुछ ना कुछ बोले जा रहा था इन तीनों के ऊपर ही खड़ा रहकर, और जो उनका घर था वो टूट चुका था, और इसीलिए उन तीनों ने बहुत ही ज्यादा और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की। और 4 दिन बाद में जब ये शिप हैनाम आइलैंड के लिए जाने वाली थी, और वो लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी, जो कि यूएलजी खुद वहां पर उनको अप्रूवल कर रहा था। हे वोंग बोलता है कि आखिर ये कैसा है मास्टर। यूएलजी हो बोलता है कि थोड़ा समय, लेकिन तुम तीनों अभी फाइनली समझ रहे हो। और उसके बाद में यूएलजी हो ने उनको तलवारबाजी का आर्ट सिखाया, और ये था अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट। और ये शुरुआत और अंत थी नेमगोंग फैमिली के मार्शल आर्ट की। और यूएलजी होन ने इनको सिंपल फंडामेंटल टेक्निक सिखाई थी 5 दिन के अंदर। और उसके बाद में उसने उनको बेसिक तलवार के तरीके सिखाना शुरू किया था, और साथ ही में उसने ये भी बताया कि आखिर वो जोंगियान के अंदर क्यों आया था, और आखिर वो कहाँ से आया था, और नेमगोंग फैमिली की कहानी। और हे वोंग और दूसरे जो दोनों लोग थे वो सारी चीजें सुन रहे थे और एकदम सीरियस थे। और वो तीनों जो कि एक पायरेट्स थे पहले, और अब वो एक बहुत बड़े से इतिहास के इवेंट का हिस्सा बनने वाले थे। और ये सोचते हुए उनकी जो आलसपन था वो सब कुछ कहीं गायब हो चुका था। और ये यूएलजी हो की कहानी को सुनने के बाद में उन तीनों ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया, और साथ ही में जो उनकी चलने की टेक्निक थी और तलवारबाजी का आर्ट वो सब सीखने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। और इसी के साथ में 1 महीना और बीत गया, और जो शिप थी वो हैनाम आइलैंड के पास में पहुंचने वाली थी। और कोई बोलता कि न्यू जॉन, और आखिर तुम कर क्या रहे हो? जॉन बोलता कि वेल, और मैं अभी वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग। तो यूएलजी हो बोलता है कि आखिर वो अनबाउंडिंग की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? तो जॉन बोलता है कि वेल जैसा आपको पता है। यूएलजी हो बोलता है कि मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन करूंगा तो ध्यान से सुनो। और सबसे पहले स्किल, और इसी तरह से वो बताता है कि ये स्किल बहुत ज़्यादा तेज है लेकिन सॉफ्ट भी है वगैरह वगैरह, और तुम्हें ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। और ये मूवमेंट जो कि तुम्हारी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल भी वैसी थी ही नहीं। और क्या तुम ऐसे डांस कर रहे हो? जॉन बोलता नहीं सर। यूएलजी हो बोलता है कि ये जो तुमने मूवमेंट दिखाई थी वो डांस के मूव्स नहीं थे, तो आखिर ये क्या था? और जरा आगे आना तो। और मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत तारीफ दी क्योंकि तुम थोड़ा इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन अब तुम आलसी बनने लगे हो। जॉन बोलता सॉरी सर। आगे यूएलजी हो बोलता है कि ओए, और तुम चौबन। तो चौबन बोलता है कि हाँ मास्टर। यूएलजी हो बोलता है कि तुम अपने बेसिक स्वॉर्ड आर्ट पर फोकस करते हो, ये अच्छा काम है। चौबन बोलता थैंक यू सर। और आगे यूएलजी हो बोलता है लेकिन जो मास्टरी वगैरह है वो तो अभी भी तुम्हारी बहुत ज्यादा निचले लेवल पर है जॉन से भी, और तुम वो नहीं कर रहे हो जो जॉन कर रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन तुम कर सकते ही नहीं हो। और आगे वो बोलता न्यू जॉन और चौबन, वो दोनों बोलते यस मास्टर।
तो यूएलजी हो बोलता है कि जो फैंसी मूवमेंट है वो जरूरी ऐसा नहीं है कि वो बेकार ही है, लेकिन इस तरह की मूवमेंट उन लोगों के लिए जो कि मास्टरी में सबसे ऊपर तक जा चुके हैं, और तुम दोनों बस सिंपल बेसिक पर ही फोकस करो। और भले तलवारबाजी का आर्ट हो या मूवमेंट, लेकिन तुम्हारी जो एबिलिटी है दुश्मन को हराने की वो ज्यादा और खुद की रक्षा करने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मन में सोचा चलो, और मैं उनकी स्पिरिट को तोड़ना नहीं चाहता था, और मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या, और नहीं, ताकि वो अपने पोटेंशियल को हासिल करे तो मुझे एक बुरा टीचर बनना ही पड़ेगा। और चलो, और इन केस वो थोड़े गलत रास्ते पर चलेंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतने कम समय में इतने इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन हे वोंग, और हे वोंग अभी भी ट्रेनिंग किए जा रहा होता है। यूएलजी हो बोलता है हे वोंग बोलता है कि हाँ मास्टर। यूएलजी हो बोलता है तुम बेस्ट हो, और हे वोंग रोने लगता है। और यूएलजी हो मन में सोचता है भले मैं कितना भी देखूं, लेकिन वो एक गधा है यार, लेकिन चलो। और भले ही वो इसी से तो वो ज्यादा मुझे पसंद आने लगा है। आगे हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि चलो वो देखो सामने हैनाम आइलैंड, और इसी के साथ में वो लोग सोचते हैं कि हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच ही गए। यूएलजी हो सोचता है कि चलो तो ये है हैनाम आइलैंड, जहाँ पर कि मेरे मम्मी का परिवार है, और साथ ही में हैनाम फैमिली भी यहीं पर रहती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो लोग जमीन पर आते हैं, यूएलजी हो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है यार, और ये मौसम ऐसा क्या है यार। और दूसरे लोग बोलते चलो और अपने कपड़े उतार लो हमारी ही तरफ। यूएलजी हो बोलता नहीं नहीं, और भले कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, लेकिन मैं ऐसे कहीं पर भी नंगा नहीं घूम सकता। और हे वोंग बोलता है कि उन लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पहाड़ की तरफ चलेंगे तो हम कम समय में पहुंच जाएंगे, और हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुंच गए, और थोड़े समय के लिए और टिक जाएंगे मास्टर। यूएलजी बोलता है ठीक है चलो, और हमें पता चल जाएगा अगर हम चलते रहेंगे तो कितना चलना है। और तभी वो कुछ नोटिस करता सोता 1 2 5 और नहीं 3 और लोग, और ये लोग हैनाम फैक्शन के स्टूडेंट हैं। और आगे वो बोलता है वेल, और दिन ऑलरेडी इतना गर्म है यार, लेकिन अभी और ज्यादा कुछ मक्खियां भी यहाँ पर आ रही है। हे वोंग बोलता क्या मक्खियां कहाँ पर? यूएलजी हो बोलता कि नहीं, और इसको छोड़ो। और वो लोग अपनी गंध छुपा नहीं पाए, लेकिन लगता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सेल मक्खियों का ग्रुप लग रहा है, और हमें पता चल जाएगा अगर हम चलते रहेंगे। तो तभी हम देखते कि सामने कुछ लोग झाड़ियों में से आ जाते, और यूएलजी हो मन में सोचता कि वो लोग फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं है, और आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी वो सभी लोग सामने खड़े होते, और एक बंदा बोलता आखिर तुम कौन हो? यूएलजी हो मन में सोचता ओ वो हमारे लिए सामने खड़ा हो रहा है। और सामने वाले लोग बोलते हैं क्या? और हे वोंग बोलता है मैं पूछ रहा हूँ आखिर तुम लोग हो कौन, और हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो? तो वो लोग थोड़े डरने लगते हैं, और एक बंदा पीछे से बोलता है और तुम पीछे क्यों हट रहे हो कायर कहीं के? और वो पूछता है आखिर तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? तो हे वोंग बोलता है कि यहाँ पर एक ही रास्ता है, और आखिर तुम इतना ऑब्वियस सवाल क्यों पूछ रहे हो? और हम हैनाम फैक्शन की तरफ जा रहे हैं। सामने वाला बंदा बोलता किस कारण से? तो यूएलजी हो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें वहां पर कुछ काम है। नहीं, सामने वाला बंदा बोलता क्या काम? यूएलजी हो बोलता है ओए, और क्या तुम अपनी भागी हुई बीवी को ढूंढ रहे हो क्या, और बार बार इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो मुझसे? तो सामने वाला इंसान बोलता क्या कहा तुमने? और तुम घटिया बास्टर्ड, और हम लोग हैनाम फैक्शन के लोग हैं, और हम यहाँ पर कुछ पायरेट्स के द्वारा हमारी बेइज्जती नहीं होने देंगे, और दफा हो जाओ। और जॉन बोलता आखिर तुम पायरेट किसको बुला रहे हो? यूएलजी बोलता रुको यार, और मन में सोता वो हैनाम फैक्शन के स्टूडेंट है, इसका मतलब कि वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के स्टूडेंट है, और यहाँ पर सबको डिस्टर्ब करना कुछ ज्यादा हमारे फायदे वाला नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा ये यूएलजी हो बोलता है कि लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई गलत फहमी, और हम लोग पायरेट नहीं है, और मैं तो यहाँ पर बस अपने मम्मी के परिवार वालों से मिलने के लिए आया हूँ। सामने वाला बंदा बोलता क्या परिवार? यूएलजी हो बोलता कि हाँ मेरी जो मदर है वो हैनाम फैक्शन से ही है, और मेरा नाम यूएलजी हो है, और मैं ईस्ट से आया हूँ, और साथ ही में मैं यहाँ पर कुछ एल्डर से मिलने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ पर कोई तबाही वगैरह नहीं करना चाहता, तो प्लीज हमें रास्ता दिखा दीजिए। और सामने वाला इंसान एकदम से हंसने लगता है, और वो बोलता तुमने ऑलमोस्ट मुझे मना ही लिया था यार, और तुम्हारी मम्मी का घर? यूएलजी हो बोलता कि हाँ करेक्ट। सामने वाला बंदा बोलता कि हमारा हैनाम फैक्शन कभी भी पायरेट्स के साथ में कोई शादी होने ही नहीं देगा। तो यूएलजी हो बोलता मैंने कहा ना हम पायरेट्स नहीं है। तो वो सामने वाला बंदा बोलता तो जो ये उन दूसरे लोगों की जो छाती है उन पर वो कीड़े की जो ड्राइंग है वो बताओ ना, उसका क्या मतलब है? और जो है वो बता वो अपनी छाती को छुपाने लगता है। एक बंदा बोलता तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगा, ये पायरेट का मार्क है, और तुम कीड़े कहीं के, और अगर तुम किसी को बेवकूफ बनाना ही चाहते हो तो तुम्हें एटलीस्ट एक्टिंग स्कूल में चले जाना चाहिए। और हे वोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और बोलता तुम बास्टर्ड, और तुम्हारी हिम्मत कैसे बकवास करने की? और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक हमला करता है। सामने वाला बंदा उसको डॉज करता है और पीछे हटता है, और वो बोलता तुम बेवकूफ पायरेट बास्टर्ड, और अब मरो। और अपनी तलवार से जब वो एक मारता है तो उसकी तलवार हे वोंग के छाती से टकरा कर रुक जाती है, और हे वोंग वहां पर ऐसे खड़ा होता है, और वो सामने वाला बंदा बोलता आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरह की चमड़ी है? तो हे वोंग हंसने लगता है। सामने वाला बंदा बोलता डैम इट, मुझे दूर होना होगा यार। तो तभी हम देखते हैं कि हे वोंग उसके और पास में आ जाता है, और सामने वाला बंदा मन में सोचता है क्या, और वो इतनी दूरी इतनी कम समय में कम कर सकता है क्या? और इसी के साथ में हे वोंग एक मारता है और उसको उड़ा देता है, और सामने वाला बंदा दूर जाकर गिरता है बहुत ज्यादा गुलाटियां खाकर। और दूसरे लोग उस तरफ जा रहे होते हैं, बोलते सेंसेई, और प्लीज उठ जाइए सेंसेई। और एक बंदा बोलता तुम कितने कायर, और तुमने छुप कर उस पर हमला किया। जॉन बोलता हाँ वो एक छुप कर हमला था, और वो उसमें फंस गया नहीं। तो सामने वाला बंदा बोलता शट अप। और तभी वो जो सेंसेई होता है वो चिल्लाए जा रहा होता है, और एक बंदा बोलता है कि टीचर सेंसेई, और बाद में दूसरे जो उसके स्टूडेंट होते हैं उसको उठाकर लेकर जा रहे होते, और एक बंदा बोलता तुम बास्टर्ड, और तुम बस अब मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जॉन बोलता वही अभी देख लो ना, हम मैं इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। और इसी के साथ में वो तीनों ही पीछे मुड़ते,
और ईएलजी हो तालियां बजा रहा होता है और बोलता कि वाह वाह गुड जॉब। और वो लोग बोलते मास्टर। और हे वोंग बोलता मैं माफी चाहता हूँ और मुझे थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। ईएलजी हो बोलता नहीं नहीं छोड़ो यार। और हे वोंग बोलता मैं कोई भी सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ईएलजी हो बोलता सजा आखिर किस गुनाह के लिए। हे वोंग बोलता कि हाँ। ईएलजी हो बोलता है तुमने अच्छा काम किया यार, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं उनके सिर ही मुड़ा देता यार, पूरा मार ही डालता, और तुमने मेरे विचार अच्छे से पढ़ लिए। तो वो हे वोंग बोलता कि मास्टर। ईएलजी हो मन में सोचा कि हे वोंग की स्किल का इंप्रूव होना ये सच में अच्छी चीज़ है खुश होने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि है नाम के जो लोग हैं उनके साथ में मेरा जो इतिहास है, और भले कुछ भी हो लेकिन मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा लगता है, और अगर वो भी काम नहीं करेगा तो मैं उनसे भीख मांग लूंगा घुटने पर बैठकर। और हम देखते कहीं और हैनम फैक्शन के अंदर कोई बोलता है कि सेंसे टीचर, और तभी हैनम फैक्शन का जो लीडर होता है बोलता है ओह और ये तुम हो जो, और आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों। तो सामने वाला बंदा बोलता हमें बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जल्दी कीजिए। वो टीचर बोलता क्या मुसीबत। और वो बंदा बोलता हाँ एक दुश्मन। और वो बंदा बोलता क्या दुश्मन, और तुम बोल रहे कोई घुसपैठी आ चुके। तो ये इंसान बोलता हाँ पायरेट्स। तो वो टीचर बोलता ठीक है मैं खुद जाऊंगा, और अपनी तलवार उठाकर जाते हुए बोलता मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसकी बीवी बोलती है कि ठीक है ध्यान रखना। और हमें पता जाता है ये हैनम फैक्शन का लीडर होता है कैंग उंग्यो, और ये वही होता है जिसको कि हिविसो ने शादी बर्बाद करने के लिए आ गया होता है, और उसकी बीवी भी वहां पर खड़ी होती है जो कि ईएलजी हो की आंटी होती है। और हम देखते कि बाहर की तरफ वो तीनों पायरेट्स वहां पर लड़ाई किए जा रहे होते, और कुछ लोग जॉन पर हमला करते और जॉन डॉज करते बोलता तुमने मिस कर दिया। ईएलजी हो देखते मन में सोता कि वेल वो खुद से काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ऑफकोर्स उसको अभी भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। और वेल मुझे सच में इस तरह के स्वागत की उम्मीद तो नहीं थी, और ये पूरी सारी तबाही इसलिए शुरू हुई और मैं बात भी नहीं कर पाया यार इनसे। और आगे वो सोता वेल चलो, और ये सब कुछ करने का मेरी इच्छा तो थी नहीं। हे जोंग होता वो एक हमला करते हुए बोलता है कि ओए तुम चूहे जैसे बास्टार्ड्स। और एक बंदा जब उसकी तलवार पर मारता है तो हे योंग बोलता है कि ओए तुम्हारे पास में कोई चांस नहीं, और वो तलवार उसको लगती ही नहीं है। और सामने वाला बंदा उसको डॉज करते हुए बोलता है कि हाँ कछुए कहीं के। और यूएलजी हो मन में सोता इस जैसी बॉडी के साथ में आखिर वो इतने ज्यादा गर्म दिमाग वाला कैसे हो सकता है। और हे वोंग बोलता डैम इट, और अगर तुम एक मर्द हो तो भागना बंद करो और मुझसे लड़ो। और सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ और मैं इस तरह के ताने में फंसने नहीं वाला, और इसका नाम होता कैंग यू। यूएलजी हो ची का इस्तेमाल करके हे वोंग को बोलता है कि जो दुश्मन है वो कोई इतना बेवकूफ नहीं है, और वो अपनी सावधानी नहीं हटाएगा उस एक ग्यून की तरह, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उससे ऐसे मारना। और हे वोंग मन में सोता डैम इट यार। और यूएलजी हो मन में सोता अगर ऐसे चलता रहेगा तो हे वोंग अभी हार जाएगा, तो आखिर अब तुम क्या करोगे। और सामने वाला बंदा बोलता है ओए और आखिर तुम अब हार क्यों नहीं मान लेते हो। हे वोंग बोलता मुझे ताना मारना बंद करो समझे। और वो मन में सोता डैम इट और कोई रास्ता नहीं क्या। और तभी वो देखता जमीन पर एक पत्थर पड़ा होता है, और वो बोलता चलो, और मेरे पास में अब और कोई रास्ता नहीं बचा, और वो एक पत्थर से लात मारता है। और सामने वाला बंदा उस पत्थर को डॉज करता रहता है और बोलता है कि आखिर ये क्या था। और यूएलजी हो मन में सोता वो काफी ज्यादा अच्छा है यार। और हे वोंग ऊपर से कूदते हुए बोलता है अब ये खाओ। और जब वो एक मारता तो पीछे की स्टेचू टूट जाता है, और ध्यान से सुनना स्टेचू टूट गया है। और तभी वो बच्चा उसको डॉज करता है और बोलता डैम इट यार, और अगर मैं एक सेकंड भी देर से रिएक्ट करता तो मैं। और तभी जब वो पीछे देखता और बोलता अरे शिट। और अब हे वोंग बोलता वापस आ जाओ और इस बार तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। और वो बच्चा कुछ बोले जा रहा होता है। हे वोंग बोलता आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से मुझसे लड़ो। और वो बच्चा बोलता एक मिनट, और ये हे रियोंग का जो स्टेचू था मतलब कि समुद्री ड्रैगन वो टूट चुका है। और हमें बताया जाता है समुद्री ड्रैगन का स्टेचू, और ऐसा कहा जाता है कि एक एंसेस्टर जो कि हैनम फैक्शन के फाउंडर थे उन्होंने स्टेचू खुद बनाया था, और ताकि जो सी ड्रैगन था जिसने कि समुद्र को शांत करने में मदद की थी और शांति लाई थी और हैनम फैक्शन की रक्षा की थी। और साथ ही में ये स्टेचू अभी यहाँ पर खत्म हो चुका, वो भी कैंग यू के सामने ही। हे वोंग बोलता वही सी ड्रैगन आखिर किस बारे में। कैंग यू बोलता तुम बास्टार्ड, और तुम मरने वाले, और मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा और तुम अपनी जिंदगी से कीमत चुकाओगे। और हे वोंग बोलता तुम क्रेजी बास्टार्ड, और अपनी पूरी कोशिश करना। और यूएलजी हो मन में सोता ये कैंग यू ये बच्चा और कुछ तो प्रॉब्लम है, और एक मिनट ये। और इसी के साथ में वो मन में सोता ये थॉटलेस ब्लेड वाली टेक्निक है यार, और सीट, और आखिर उसको मेरे परिवार का मार्शल आर्ट कैसे पता है। और नहीं अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हे वोंग की जो बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और साथ में जो कैंग यू होता है वो एक हमला करता है, और हे वोंग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाता है। यूएलजी हो ऊपर से शेपलेस शूटिंग इस्तेमाल करता है, और उन दोनों के बीच में एक तीर चलाता है जिससे कि कैंग यू और वह दोनों ही दूर उड़ जाते हैं। और वो बोलता है ये बास्टार्ड, और हम देखते हैं कि हे वोंग ज्यादा दूर नहीं जाता, वो वापस एक हमला करते बोलता है ये अंत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कुल्हाड़ी भी टूट जाती है, और बोलता है क्या मेरी कुल्हाड़ी। और किसी की आवाज आती है सभी लोग रुक जाओ। और वो वहां पर यूएलजी हो खड़ा होता है और बोलता बहुत हुआ। हे वोंग बोलता मैं इसको खत्म कर सकता हूँ मास्टर। यूएलजी बोलता शट अप, और क्या तुम भूल गए आखिर हम लोग कहाँ पर है और मैं कौन हूँ। तो हे वोंग बोलता मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। यूएलजी हो बोलता तुम भी रुक जाओ। और कैंग यू बोलता मजाक करना बंद करो। और यूएलजी हो बोलता तुम अभी भी जिद्दी हो यार बच्चे की ही तरह। और कैंग यू बोलता आखिर तुम किसको बच्चा बुला रहे हो। और मैं कैंग यू, और मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसको पायरेट ऐसे ही ताना मार सकता और मैं मरना पसंद करूंगा। यूएलजी हो मन में सोचता है कि इस बच्चे का गुस्सा अभी भी पहले जैसा ही है। यूएलजी हो बोलता है कि मैं भी कोई पायरेट नहीं हूँ। और तभी यूएलजी हो को आवाज आती है कि एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ना मत, और कोई इंसान उस पर हमला करता है।
और यूएलजी हो उसको डॉज और कोई बोलता है कि मैं जेंग युआंग हूँ और मैं यहाँ पर हैनाम फैक्शन का एक वॉरियर हूँ। और आखिर तुम हो कौन हैनाम के अंदर ऐसी तबाही मचाने वाले? यूएलजी हो बोलता है कि ओ मेरा नाम यूएलजी हो है। सामने वाला बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पूछा, ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर तुम क्यों हो। और कैंग मन में सोता यूएलजी हो और एक सेकंड रुको, और वो बोलता रुको। दूसरा बंदा बोलता है ठीक है चलो बहुत हुआ। और वहां पर हेड भी आता है और वो बोलता है अब तुम रुक सकते हो ब्रदर जेंग। जेंग बताओ आप हो ब्रदर कैंग। और हेड बोलता है कि ओह और ये नाम यूएलजी हो ये बस एक बेवकूफ नाम नहीं है जैसा तुमने कहा। दूसरा बंदा बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और हेड बोलता है कि अरे अरे और तुम्हें फैमिली नेम भी नहीं पता क्या यूएलजी, और जरा पीछे हट जाओ 1 मिनट के लिए। और वो बंदा बोलता ठीक है। हेड बोलता है कि अगर अगर तुम बस अपने मम्मी के परिवार को मिलने के लिए आए थे तो तुम इतनी ज्यादा तबाही मचाए बिना भी तो आ सकते थे नहीं। तो यूएलजी हो बोलता है कि काफी ज्यादा समय हो चुका है नहीं अंकल, आप ठीक तो हो ना? वो अंकल बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक था अभी तक जब तक कि तुम नहीं आगे भांजे। और यूएलजी हो बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ। और वो हेड बोलता है मुझे खुशी है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। और साइड में देखता और बोलता 1 मिनट ये क्या? और यूएलजी होके भी पसीने छूट जाते। और वो अंकल बोलता है कि 1 मिनट और हमारा सी ड्रैगन स्टेचू वो टूट गया। और दूसरे लोग बोलते हैं हाँ लगता तो है। और हेड बोलता आखिर ये कैसे हो सकता है? और यूएलजी हो मन में सोता शीट और मैं अभी शांति से बात करके ये सब निपटाने वाला था और मैं गया काम से अब तो पूरी तरह से। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक मुरिम के इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यूएलजी हो का अंकल होता बोलता नामुमकिन और ये तो नहीं हो सकता कि तुमने ये किया राइट। तो यूएलजी हो बोलता है कि मेरा मानना यह है कि मेरा जो चमचा था और साथ ही में हमारे जो लिटिल वन था उन दोनों के बीच की लड़ाई का ही ये कारण था। लेकिन भले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर है और मैं माफी चाहता हूँ सर। और दूसरा बंदा बोलता क्या? और आगे बोलता क्या है सच में तुम हो बड़े भाई ब्रदर हो? और यूएलजी हो बोलता कि ऑफकोर्स मैं ही हूँ तुम बेवकूफ। और कम ऑन यार और कुछ ही साल हुए और तुम अब मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। तो वो दूसरा बंदा बोलता सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। और तभी कोई बोलता अहम। और ये अभी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट चीज ये कि आखिर इस सब का कारण क्या था और आखिर तो तुमने ये सब क्यों किया। तो वो दूसरा बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। और आगे उसके पिता बोलते कि ओए और मेरी बातों का जवाब देने में हिचकिचाओ मत। और मैंने पूछा कि आखिर ये लड़ाई का कारण क्या था। तो यूएलजी हो बोलता है कि अंकल और चलिए मैं ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यूएलजी हो ने सारी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की। और एक जैसे परिवार का हेड था और दूसरे सारे लोग थे सुन रहे थे और जैसे जैसे सुनने जा रहे थे वो और ज्यादा सीरियस हुए जा रहे थे। और जो कैंग यू थे और दूसरे जितने भी स्टूडेंट थे होनाम के वो तो अपना सिर भी ऊपर नहीं कर पा रहे थे। हेड बोलते कि हाँ और आखिर कितना ज्यादा पैथेटिक है। और आखिर हम हैनाम के लोग आखिर हम अपने जो मेहमान थे उनके ऊपर भी कब से शक करने लग गए। यूएलजी हो बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ और मुझे और भी ज्यादा अच्छे से ट्राई करना चाहिए था ये गलतफहमी को दूर करने का। तो हेड बोलता है कि नहीं है तुम्हारी गलती नहीं है। और आखिर कौन हो सकता है जो ऐसी बेइज्जती के बाद में भी शांत रह पाएगा नहीं। और ये गलती हमारे हैनाम के लोगों की जो कि इतने ज्यादा अंधे हैं कि मेहमान और दुश्मन के बारे में कुछ फर्क ही नहीं बता सकते नहीं। और हेड आगे बोलता है ये सच में मेरा दिल टूट रहा है यार इस स्टेचू की ऐसी हालत देखकर, लेकिन जो हो गया सो हो गया। यूएलजी बोलता मैं माफी चाहता हूँ। हेड बोलता नहीं और ये सारे तुम सभी लोगों की गलती है तो चलो अब इस और चीज की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो तभी कोई बोलता ब्रदर कैंग और भले ये गलत फहमी थी लेकिन वो भले हमारे मेहमान भी क्यों ना हो लेकिन वो हमारे परिवार से रिलेटेड है। और उन लोगों ने स्टेचू के साथ में जो भी चीज की है उसके लिए तो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हैनम सेक्ट का हेड बोलता है कि जरा ये देखो प्रिस्ट। वो बोलता है हाँ सर। तो हेड बोलता है कि क्या क्या तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरे जो ससुर जी थे उनके गुस्से को सह पाओगे? तो वो दूसरा बंदा बोलता वो उसके बारे में। और वो बोलता नहीं मैं नहीं सह पाऊंगा। हेड बोलता नहीं ना। और ये जो यहाँ पर यंग मैन है यूएलजी हो ये कोई ऐसा जिसको कि मेरे जो ससुर जी थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे और अपने खुद के पोते से भी ज्यादा। और ये कारण है कि कोई दूसरा भी प्रीस्ट कुछ बोल नहीं रहा है समझे इस मामले में। और उनके पास में इतनी करेज नहीं है कि वो उसके गुस्से का सामना कर पाए। और अगर वो सच में किसी को पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो क्या तुम ये कर पाओगे? क्योंकि मेरे पास में भी इतनी हिम्मत नहीं है। और इसी के साथ में रात हो चुकी होती है और कहीं पर कोई हंस रहा होता है और वो बोलता है को और ऐसी बात है और मैं सच में माफी चाहता हूँ यार हमारे पूर्वजों के लिए, लेकिन सच में ये गलती थी तो आखिर हम लोग कर ही क्या सकते। और हमें पता जाता है ये हैनाम फैक्शन का पिछला हेड होता है युग गन। और आगे वो बोलता चलो और इस परिवार के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक ऑफरिंग तो देनी पड़ेगी हमारे पूर्वजों के लिए और उनसे माफी के लिए प्रार्थना करनी होगी। और साथ ही में एक एक्सपर्ट स्कल्पचर को लाना पड़ेगा मूर्ति बनाने वाले को और एक और ड्रैगन का स्टेचू बना देंगे। हेड बोलता ठीक है पिताजी। और आगे कोई बोलता नहीं रुको। और उसके पिताजी बोलते कि एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाने का आइडिया ठीक तो है लेकिन चलो इस बार मैं खुद बनाऊंगा यार। हेड बोलता क्या ये सच में ये ठीक रहेगा आपके साथ में सर? तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं और इन दिनों मुझे और कुछ काम ही नहीं है खाने के सिवाय। और चलो मैं इस चांस का इस्तेमाल करूंगा और अपने खुद के खून पसीने से एक मूर्ति बनाऊंगा। यूएलजी हो बोलता है कि मेरी गलती है और इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। वो दादाजी बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और क्या वो तीनों लोग हैं जिनको कि पायरेट के रूप में गलत समझ लिया था लोगों ने। तो हे वोंग खड़ा होते हुए अपना नाम बताता है और दूसरे लोग भी मुंह में खाना ठूसकर अपना नाम बता रहे होते। और आगे जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलता है हाँ जरा ये देखो। और वो लोग भले दिखने में नौजवान है लेकिन उन सभी का बिल्ड काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरा वो बच्चा बोलता है कि हाँ और मेरी जो तलवार की स्ट्राइक वगैरह थी उससे भी उस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
तो हैनाम फैक्शन का हेड बोलता है ऐसा कारण इसलिए क्योंकि वो बंदा ताकतवर तो है ही, लेकिन साथ ही में तुम भी कमजोर हो, समझे। और वो बच्चा बोलता लेकिन अगर बड़े भाई यूलजी हो बीच में नहीं पड़ते तो मैं जीत जाता। और हेड बोलते हैं कि शट अप, और मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि तुम कम समझो, ऐसे समझे, और तुम एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल करने जा रहे थे जिसको तुमने मास्टर भी नहीं किया है। यूलजी हो बोलता है ओ हाँ, और मैंने नोटिस किया कि वो पीयरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड की ट्रेनिंग कर रहा था। हेड बोलता उसके बारे में, ये तुम्हारे पिताजी का काम है यार। यूलजी हो बोलता है आखिर आपका मतलब क्या मेरे पिताजी का काम है। तो हेड बोलता है कि 5 साल पहले शायद नहीं, और मेरे जो ससुर जी थे उनके 70वें बर्थडे के दिन तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आए थे, और इस बच्चे ने उनसे बहुत ज्यादा भीख मांगी कि वो उनको भी एक तलवारबाजी की स्किल सिखाए, नहीं। और आगे वो बच्चा बोलता है कि हाँ, और उस समय के दौरान मुझे पता नहीं था कि ये पीयरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड था, और मैं तो बस ऐसे कोई भी चीज सीखना चाहता था यार। यूएलजी हो बोलता है क्या तुमने और कुछ सीखा, तो जैसे कि कोई वो हार्ट ऑफ सूत्रा विजुअलाइजेशन और ऐसा कुछ। तो बच्चा बोलता नहीं, और मुझे बस एक स्वॉर्ड आर्ट ही सिखाया। यूएलजी हो बोलता है भगवान, और उसने इस बच्चे को वो जरूरी चीजें भी नहीं सिखाई जो कि पीयरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड के लिए जरूरी है। और हेड बोलते मुझे पता है तुम्हें किसकी चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि दूसरी स्किल के जैसा नहीं है, और ये जो थॉटलेस ब्लेड है इसके अंदर कुछ ज्यादा अंदर की चीनी चाहिए। और उसने कहा था कि जो हैनम फैक्शन के इनर कल्टीवेशन का तरीका है उसके साथ में ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और वो हेड बोलता है हाँ सही कहा सही कहा। और आगे वो बोलता है ज्यादा चिंता मत करो, और हमारे परिवार की जो यंग डिवाइन आर्ट है उतना काफी होना चाहिए। यूएलजी हो मन में सोचा अरे यार, और इन दोनों ने ही मेरे पिताजी के शब्दों को गलत समझ लिया, और मेरे पिताजी का जो स्टैंडर्ड है कि ज्यादा ची की जरूरत नहीं पड़ेगी वो नॉर्मल लोगों के जितना सेम नहीं है यार, और उनके अंदर की चीज इतनी ज्यादा है कि उनको लगता है सबके पास में ज्यादा ही होगी। और वो आंटी बोलती तो आखिर तुम कब तक यहाँ पर रहने वाले हो। यूएलजी हो बोलता है कि एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो यहीं पर हूँ। वो आंटी बोलती हो तो तब तो तुम यार मियोंग से नहीं मिल पाओगे। और आगे यूएलजी हो बोलता ओ हाँ, मैंने छोटे भाई कैंग को काफी समय से नहीं देखा, नहीं। तो उसकी आंटी बोलती अरे रे, और तुम्हें इतना ज्यादा बार बार ये पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं कि तुम उससे 3 महीने पहले पैदा हुए थे, और मियोंग अभी इस पल यहाँ पर नहीं है। यूएलजी हो बोलता क्या, और आखिर वो कहीं दूर चला गया क्या। तो वो आंटी बोलती नहीं, और वो जैपनीज से लड़ने के लिए गया है। यूएलजी हो बोलता क्या जैपनीज से। तो वो आंटी बोलती हाँ, और लगता है कि साउथ के वहां पर जो जैपनीज है बार बार घुसपैठ कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचा रहे थे, और जितने भी घुसपैठियों की फोर्स है वो जितनी नॉर्मल थी उससे ज्यादा बड़ी थी, और इसलिए उन लोगों ने मदद मांगी। और यूएलजी हो बोलता तो, और आखिर सभी लोग इसीलिए सेंसिटिव थे और हमको पायलट के रूप में गलत समझ लिया। और वो दूसरे लोग बोलते ऐसे लगता है। यूएलजी हो बोलता लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा बेकार है ना कि मैं मियोंग को नहीं देख पाऊंगा। आंटी बोलती तो क्यों ना तुम तब तक यहीं पर रुको और इधर उधर भागना बंद कर दो। और आगे वो दादाजी बोलते कि मैं कई बार तुम्हारे वहां पर घर पे आया था जब वो दोनों एल्डर जो कि सोम उनके दादाजी और वो यंगपुंग थे वो दोनों गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद में भी तुम कभी भी घर पे मिले ही नहीं यार। और क्या तुम सच में मुझे तभी मिलने वाले थे जब मैं मर जाऊंगा बुढ़ा होकर। यूएलजी बोलता मैं माफी चाहता हूँ, और इसीलिए तो मैं अभी आपसे मिलने के लिए आ गया, नहीं, और कभी नहीं आने से तो लेट आना ही ठीक है। और वो दादाजी बोलते ठीक है चलो, और अब यहाँ पर आओ, और अब तुम यहाँ पर आ गए उतना ही काफी है। और अगर मैं बस तुम्हें बांध कर यहाँ पर रख सकता कुछ 10-20 सालों तक, और सच में लेकिन ये दुनिया घूमती रहती है, नहीं। और अभी कुछ दिनों तक तो यहाँ पर आराम करो जब तक तुम यहाँ पर हो। यूएलजी बोलता थैंक यू सर, और क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ। वो दादाजी बोलते एहसान। यूएलजी हो बोलता कि हाँ, जब तक मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो वो दादाजी बोलते बिल्कुल तुम कर सकते हो। यूएलजी हो बोलता क्या तुमने सुन लिया राइट, और जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो कल से शुरू हो जाएगी, और ये जो ट्रेनिंग तुम अभी तक कर रहे थे उससे काफी ज्यादा अलग होगी, तो अपने आप को तैयार कर लेना। तो वो तीनों ही बोलते यस सर। और इसी के साथ में हम देखते कि अगले दिन जब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे होते, और यूएलजी हो मन में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है लेकिन अभी इतना भी काफी नहीं है। और आगे वो बोलता है कि ओए हे वोंग, और तुम अपने स्टेप्स पर कुछ ज्यादा फोकस कर रहे हो और अभी और नेचुरल बनो और थोड़ा सा ढीला छोड़ो अपने शरीर को। हे वोंग बोलता ठीक है सर, और इसी के साथ में वो पीछे देखता है और आगे बोलता आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो, और सेम चीज तुम दोनों के लिए भी ऐसे खड़े मत रहो, ट्रेनिंग शुरू करो। वो लोग बोलता ठीक है सर। और इसी के साथ में यहाँ पर हैनाम आइलैंड पर आने के बाद में 15 दिन बीत चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और पता नहीं क्यों ये जैपनीज लोग हर बार चाइना के ऊपर ही हमला करते रहते। और हाँ वेल, असल में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी उन जैपनीज लोगों ने बहुत लोगों के नाक में दम किया हुआ था। मतलब कि तुम लोग कभी सर्च करना जैपनीज का चाइना पर हमला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।